The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 7। ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे मॉडर्न, सबसे एडवांस लेक्चर है, ठीक है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, कंप्लीट। इस कंप्लीट का ये मतलब है कि ये MOT जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो जूनियर लेवल से स्टार्ट करके मैं आपको सीनियर लेवल तक ले जाऊँगा। ये लेक्चर भले ही लंबी हो जाएगी, आई नो, एक्सेप्टेड कि ये लेक्चर लंबी होने वाली है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपकी पूरी केमिस्ट्री को देखने का नज़रिया बदल कर रख देगी। ये भले ही लेक्चर लंबी हो जाए, लेकिन इस लेक्चर में आपको कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, OMC, जितने भी जगह पे MOT का यूज हुआ है एक जगह पे समराइज करके, प्यारे बच्चे लोग, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा बट ये समराइज्ड वीडियो है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट, इसमें छोटे लेवल की आपको 11-12 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कोऑर्डिनेशन यूज होने वाली बॉन्डिंग बताई जाएगी, इसमें DCD मॉडल बताया जाएगा जो OMC का है। उसके अलावा जितने भी डायग्राम है, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, CO, NO, ये सारे एग्जाम्पल कर दिए जाएगा बच्चे लोग। और इस लेक्चर को करने के बाद आप यकीन मानिए कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको बनते रहेंगे पूरी लाइफ के लिए। चाहे आप कोई लेक्चर का एग्जाम दीजिए, चाहे आप नेट का एग्जाम दीजिए, चाहे गेट का दीजिए, जैन दीजिए, DRDO, टीफड, कोई भी पेपर दीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है MOT। आपको पता है बच्चे लोग कि जैसे पहले VBT पे केमिस्ट्री पढ़ी जाती थी, अब जो है अब MOT पे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है बैच रोडियम। इस बैच की वैलिडिटी, टोटल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है इसकी, यानी इसकी वैलिडिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। और इसको जो फी है वो 9100 रुपीज़ ओनली है। और ये CSI या नेट JRF एंड गेट के लिए डेडिकेटेड कोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा बैच एक्टिनम, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ है और इसकी फ़ी 5100 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक CSI नेट JRF के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है। इसके अलावा बैच लेंथनम, जिसकी फीस 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी 6 मंथ की है। ये बैच शॉर्ट टर्म में आपकी सिलेबस कंप्लीट करने वाला बैच है। इसके अलावा न्यू ऑर्गेनिक लाइव बैच, ये बहुत ही कम फी में, ओनली 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाया गया इस बैच में, जहाँ पर आपको सारे कैरोथर से लेकर क्लैडेन के प्रॉब्लम, साथ में जोफिल के प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान तरीके से इस बैच में करवाए गए हैं। इसकी फ़ी ओनली 1000 रुपीज़ है। और ये जो है ये भी एक CSI नेट JRF गेट और बाकी किसी भी एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है CSI नेट JRF 2022-2023 के लिए। इसकी फीस ओनली 1100 रुपीज़ है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे ओनली 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ, और इसमें आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको करवाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा UPPGT के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। इसकी फी 2500 रुपीज़ है और इसकी वैलिडिटी है टिल इंटरव्यू। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता आपको इसके बैच की वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। या किसी भी PGT या किसी भी डिग्री कॉलेज के लिए ये जो है ये बैच है। इसके अलावा UPHSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए भी कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसकी फी 3100 रुपीज़ है और इसकी जो वैलिडिटी है वो इंटरव्यू तक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स असाइनमेंट्स हैं जो आपको किसी भी बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसमें आपको नोट्स होंगे, असाइनमेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपको जो होंगे क्लास नोट्स होंगे, सारे बुक्स होंगे, वो सभी कुछ आपको साथ में दिया जाएगा। अगर आप इसे अलग से परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओनली 500 रुपीज़ का प्राइस आपको पे करना होगा। जो नंबर हमारा प्रोवाइडेड है 9471280280, इसके फ़ोन पे आप 500 पे करके हमारा पूरा असाइनमेंट आप ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप उसके लॉगिन करके, आप उसकी ये केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करके आप उसके लॉगिन सेक्शन पे जाइए और डाउनलोड लॉगिन करके आप उसमें किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ज़्यादा जूनियर लेवल पे नहीं जाएंगे, 11-12 को नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए MOT में क्या होता है कि भाई 2 एटम होते हैं, ठीक है, तो 2 एटम होंगे तो दोनों एटम के क्या होंगे कि भाई दोनों एटम के अपने अपने क्या होते हैं, ऑर्बिटल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीसेंट्रिक। ये पहली बात तो MOT कभी एक एटम का देखा नहीं जाता है। MOT हमेशा 2 या 2 से अधिक एटम का देखा जाता है। 2 एटम होते हैं, 2 एटम के बीच जो होते हैं उनके ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं, किस तरह से उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, उसको जानने का कॉन्सेप्ट है हमारा MOT। कि भाई एक एटम इधर, एक एटम इधर, या एक से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कितने भी एटम हो सकते हैं। तो ये सब एटम अपने ऑर्बिटल को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
एनर्जी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से आपस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद जब एटम थे तो अलग थे, अब जुड़ के क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए। तो अब जो ऑर्बिटल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सोचिए कि जो पहले एटम थे तो एटम के ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाए, लेकिन अब वो एटम जुड़ के क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, तो उनके ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिगार्डिंग जो थ्योरीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज। 11th-12th आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेके काफ़ी सारे पॉइंट पढ़े होंगे, 11-12 पॉइंट। यहाँ मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि आपने जूनियर लेवल पे क्या पढ़ा। समझिएगा बात को कि आपने जूनियर लेवल पे क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कि भाई साहब आपके पास दो अगर एटम हैं तो उनके अपने अपने एनर्जी लेवल हैं। हो सकता है कि दोनों एटम की एनर्जी लेवल एक हो सकता है कि दोनों एटम की एनर्जी लेवल अलग अलग हो सकता है ना। अगर दोनों एटम सेम होंगे तो उनका एनर्जी लेवल सेम होगा, अगर दोनों एटम अलग अलग होंगे तो उनके एनर्जी लेवल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये हो गया नॉन बॉन्डिंग लेवल, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग लेवल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो नॉन बॉन्डिंग कहे जाएंगे। लेकिन ये एटम या तो बॉन्ड बना सकते हैं और या तो बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अगर बॉन्ड बनाएंगे तो कहलाएंगे बॉन्डिंग, और अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये कहलाएंगे बॉन्डिंग, और ये अगर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या कहलाएंगे, आपको एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर ये है नॉन बॉन्डिंग, नीचे आ गए एनर्जी छोड़ के तो क्या हो गया, बॉन्डिंग, और ऊपर चले गए तो क्या हो गया, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों ने ये पढ़ा था, मैं आपको ये बता रहा हूँ प्यारे बच्चे लोग, कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, सब कुछ करो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं बच्चे लोग, तो पता है क्या होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बॉन्डिंग अपने आप टूट जाएगा और कोई भी तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अगर बॉन्ड में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 0 हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 - 0/2 इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। लेकिन अगर आपको बाहर से उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाता है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2, एंटी बॉन्डिंग भी 2, 2 - 2/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनके बीच किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है कि नहीं। एकदम रिलैक्स रहिए, चिल मारिए, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस टॉपिक को सीखना है। टेंशन लेके सीखेंगे कभी नहीं सीख पाएंगे, रिलैक्स होकर सीखेंगे। आपको ऐसा ऐसा मॉडल बताऊंगा ना मैं, ठीक है, कि मतलब दिमाग घुमा देने वाला। खासकर जो कोऑर्डिनेशन के ऑक्टाहेड्रल वाले होते हैं, चाहे डीसीडी मॉडल वगैरह होता है, सब सीखोगे आप। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिलैक्स हो जाइए। देखिए एमओटी का बेसिक क्या खाता है प्यारे बच्चे लोग, मैं आपको एमओटी की बेसिक बात बताता हूँ। जैसे कि आपने कभी स्कूल में ये किया था, मतलब कभी प्ले किया है, बिल्कुल किया ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने बचपन में स्कूल में प्ले किया था, ठीक है, तो जब प्ले किया था तो एक्टिंग की हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन रूम था, ग्रीन रूम समझते हैं ना, ये मान लीजिए स्टेज है, ठीक है, ये एक स्टेज, स्टेज के दोनों साइड में कुछ रूम्स होते हैं, ठीक है, एक लड़कों को तैयार होने के लिए, एक लड़कियों को तैयार होने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन रूम कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस ग्रीन रूम में 2 लोग तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो है मान लो हम लोगों ने प्ले किया जय वीर, शोले का रोल किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर जो है वो जय तैयार हो रहा है इस जगह पे, और इस जगह पे जो है गब्बर तैयार हो रहा है। मान लीजिए अभी बसंती छुट्टी पे है, बसंती का रोल नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर जय तैयार हो रहा है और यहाँ पर गब्बर तैयार हो रहा है, ठीक है। अभी अगर ये लोग घर के पीछे जाके, मतलब पीछे ही लोग अगर मान लो मिलते भी हैं तो क्या दिक्कत है, पता चलेगा जो गब्बर है वो खैनी खा रहा है, बोलते अरे वीरू भाई खैनी खाओगे क्या, ये लोग आपस में खैनी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ऐसे प्यार से बातें कर रहे हैं, नॉर्मल हाय हेलो। लेकिन जब वो यहाँ थे तभी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे आते हैं, जैसे ही वो स्टेज पे आते हैं, अब इनके कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब जय जो है, अब वीरू जो है, मतलब जो गब्बर है वो सोचता है कि भाई जय को गोली मार दें, जय जो है वो सोचता है कि आज इसका जो है काम तमाम कर दें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये लोग नॉर्मल लेवल पे थे तब तक एक जैसे थे, लेकिन जैसे ही स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए तो दोनों का रोल क्या हो गया, बदल गया। इसका मतलब बस ये है ये बच्चे लोग कि जब हमारे पास एक एटम में अगर मान लो इस तरह ऑर्बिटल है, ठीक है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों की एनर्जी लेवल इक्वल है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही ये लोग जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड बनाने वाला होगा उसका रोल बदल जाएगा, जबकि जो बॉन्ड तोड़ने वाला होगा उसका रोल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो बॉन्ड बनाने वाला होगा उसकी एनर्जी घट जाएगी और जो बॉन्ड ब्रेक करने वाला होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन
दो ही इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए अगर दो ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बनाया जाएगा। देखिए ना, इसके पास दो थे तो दोनों तो बॉन्ड बनाने में ही खर्च हो गए, इसीलिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के क्या होता है, बॉन्ड बनता है। याद है जब आप लोग 9th-10th में थे, आप लोग क्या पढ़ते थे आप लोग, इस जो है एटम यानी जो परमाणु होते हैं वो सहसंयोजक बंधन के द्वारा सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके, ठीक है। क्या करते, याद कीजिए कि एटम या परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन साझा कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। ये आप लोग क्लास 10th की लाइन है, ठीक है, बुक की। क्या देखिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। बोलोगे सर क्या इतनी हिंदी दबा रहे हो आप, तो कहने का मतलब ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है, क्या कंबाइन टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। यही तो एमओटी का प्रिंसिपल है। अब मान लीजिए के पास एक एक इलेक्ट्रॉन से सिर्फ बॉन्ड बना, अगर ज़्यादा बॉन्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटने की भी कंडीशन आ जाएगी। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, बॉन्ड बनना क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है। आप उसको थोड़ा दूसरे वे में समझ जाइए कि जब इसको एटॉमिक मॉडल के बिहाफ पे देखा गया, तो देखा गया कि भाई देखो, जैसे कि ये है प्लस प्लस, ठीक है, और ये भी है प्लस प्लस, ऑर्बिटल को हमने क्या किया, जोड़ दिया। देखिए इसने क्या किया, ऑर्बिटल को हमने जोड़ दिया, ये प्लस प्लस था और नीचे माइनस माइनस था। अगर इसको हम जोड़ते हैं, साई एडिशन, ऐड करते हैं, तो क्या होगा, ये इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन करते हैं, अगर हम, ये तो क्या था, ये तो ये एडिशन था, अगर मान लिया हम इसको सब्सट्रैक्शन करने की कोशिश करें, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, अगर इसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो साई एडिशन नहीं बल्कि ये साई सब्सट्रैक्शन कहलाएगा, साई ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ये आपस में मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। इसी में आपने और भी देखा है कि भाई अगर मान लीजिए इस तरह से है डिजाइन, ये देखिए अगर मान लो इस तरह से डिजाइन है, ये जुड़ने वाले हैं दोनों, ठीक है, अगर जुड़ जाते हैं साई ए प्लस बी तो ऐसा बन जाएगा। और अगर ये नहीं जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए अगर ये जुड़ना होगा तो जुड़ के बड़ा हो जाएगा, नहीं जुड़ना होगा तो जुड़ के क्या, जुड़ने के बदले क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को और भी देख सकते हैं कि सर देखो ये है प्लस प्लस माइनस, और एक और ले लो माइनस प्लस। देखो अगर आपके पास माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और दो प्लस प्लस इस तरह है, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो गया। देखो ये देखो प्लस प्लस दोनों साइड, और बीच वाले क्या हो गया, माइनस माइनस जुड़ के बड़ा माइनस हो गया, ये एडिशन कहलाया। लेकिन इसके बदले अगर आपने ऐसा किया होता, ध्यान दीजिए, अगर आपने इसको ऐसे किया होता तो क्या हो जाता, ये प्लस माइनस जुड़ के क्या हो जाती, ये खत्म हो जाते, मतलब फिर इनका छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता, ये खत्म हो जाते फिर। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि ऑर्बिटल इस तरह से आपस में जुड़ते हैं, अगर उसको सही से जोड़ो, पॉजिटिव पर सिमिलर लोब सेम साइड जुड़े तो उसका लोब का साइज बड़ा हो जाता है, और अगर सिमिलर लोब ऑपोजिट साइड से जुड़े तो वो क्या होता है, वो साइज छोटा हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है। चलो एमओटी की बात पे हम लोग बेसिकली आए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायटोमिक मॉडल की। डियर स्टूडेंट्स आप सीखिए, अगर आप इसको नहीं सीखिएगा तो आप कोऑर्डिनेशन वाले या डीसीडी मॉडल भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि पहले थोड़ा बेसिक लेवल को सीख लीजिए। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ा आप सीख लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं डायटोमिक मॉडल की। डायटोमिक मॉडल की बात करें तो मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं N2C2O2, ठीक है, F2। अब डायटोमिक मॉडल में भी आपको क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, इस टाइप का कोई भी एग्जांपल हो सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, मान लीजिए कोई एग्जांपल लिया हमने, नाइट्रोजन है मान लीजिए N2, तो भाई साहब N2 नाइट्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको 7। इसको कैसे बढ़ा देते हैं, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, ऐसे ही है ना। आपको पता है कि S का मॉडल कैसा होता है, आप जान रहे हैं, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि S का मॉडल कैसा होता है। S का मॉडल ऐसा होता है, याद कीजिए। देखिए तो अगर ये 1s है, ठीक है, तो भी ये मॉडल ऐसा ही आएगा, अगर ये 2s है तब भी मॉडल ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2p की, तो 2p में दो तरह के मॉडल होंगे। देखिए 1s का मॉडल ऐसा, 2s का मॉडल ऐसा, लेकिन 2p के दो मॉडल होते हैं। 2p के दो मॉडल कौन कौन से होते हैं भाई, तो एक मॉडल ऐसा होता है, देखो एक मॉडल ऐसा होता है, जबकि 2p का एक और मॉडल ऐसा होता है। समझ लीजिए बात को,
देखो, तो एक मॉडल 2p का ये है और एक मॉडल 2p का क्या हो गया, ये हो गया। 2p का ये वाला जो मॉडल होता है ये तभी काम में लाते हैं जब p का वैल्यू हमारे पास 4, 5 या 6 होता है। लेकिन जब p का वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 हो तो हम इस मॉडल को यूज करते हैं। आप बोलोगे सर थोड़ा और डीप में बताइए, नहीं इससे डीप नहीं बता सकते हैं, ये सब आप लोगों ने 11, 12 में पढ़ रखा होगा, ठीक है। बस आप एक बेसिक जान जाइए कि p में जब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मॉडल फॉलो होता है, जब p में 4, 5, 6 होते हैं तो क्या होता है, वो मॉडल फॉलो होता है। अब बोलोगे सर आप इतना बोले तो पहले एक बार फॉलो करवा दिखा दो, बिल्कुल दिखा देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं N2 की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मान लो N2 की। नाइट्रोजन है आपके पास, नाइट्रोजन में आपके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p3। आपको पता नहीं कितने नाइट्रोजन है आपके पास, 2 नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 1s भी 2 है, देखिए 2s भी 2 है और 2p3 भी क्या हो गया आपके पास, 2 हो गए, 2 हो गए। चलो सबसे पहले बात करते हैं 1s की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1s की, थोड़ा छोटा बना रहे हैं। देखिए 1s की बात सबसे पहले हमने की, तो भाई साहब 1s2 दोनों के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। आपको पता है 2 का काम होगा बॉन्ड बनाना और 2 का काम होगा बॉन्ड तोड़ना। बॉन्ड बनाने वालों को कहा जाएगा सिग्मा 2s और बॉन्ड तोड़ने वाले को कहा जाएगा सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि एक पेयर बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा पेयर उस बॉन्ड को तोड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन कुछ भी हासिल आपको नहीं हुआ। चलो कोई ना। दूसरा कौन है भाई, दूसरा है 2s। 2s का मॉडल भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, देखो है ना, 2s2 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 2s2। आपको पता है कि 2 का काम होगा बॉन्ड बनाना, 2 का काम होगा बॉन्ड तोड़ना, यानी कि सिग्मा 2s2 और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2s2। वंस अगेन आपको पता चल गया कि सर यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं निकला, इसलिए यहाँ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग 2p की। किसकी बात करते हैं, इस चीज़, ये इंपॉर्टेंट है आपको, 2p3। अब चलिए सोचते हैं कि सर ये 2p3 है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 2p3 के लिए क्या, 1, 2, 3 के लिए कैसा मॉडल होगा, तो सर 1, 2, 3 के लिए ये वाला मॉडल होगा। सर अभी आपने जस्ट बताया, ये देखो अभी आपने सर ये जस्ट बताया, मतलब ठीक है बिल्कुल यही बताया। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, आपके पास 3, 3, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन तो बढ़िए 1, 2, आपको सॉरी हुंडसुल के अकॉर्डिंग भरना होगा ना, ये दोनों एक लेवल पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ भरा जाता है सबसे ऊपर वाले क्या कहते हैं, होमो कहते हैं। क्या कहते हैं, होमो, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सबसे ऊपर हो, ठीक है। और उसके ऊपर जो अनऑक्यूपाइड उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोएस्ट, लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बात करेंगे इस बारे में, टेंशन मत लीजिए। इनके नाम तो चलो लिख लो, इसके नाम जरा लिख लो, इसके नाम जरा लिखते हैं, क्या नाम है इसके भाई, इसका नाम है, देखो ये दोनों जो सेम लेवल पे, तो क्या हो गया, इसको कहा जाएगा 2px 2py। दिख रहा है ना, क्या नाम हो गया, नहीं दिख रहा है, चलो कोई ना। देखिए ये क्या हो गया भाई, 2px और 2py। देखो 2px 2py जैसा आ गया, जबकि ये जो होता है ये सिग्मा 2pz होता है, तो ये क्या हो गया, सिग्मा 2pz। अगर आपको कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कहा जाए वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे आप, समझिए बात को। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़े, शुरुआत यहाँ से कीजिए, देखो सिग्मा 2s2, सॉरी पहले सिग्मा 1s2 है ना, पहले सिग्मा 2s नहीं है, पहले सिग्मा 1s2। देखो सबसे पहले किसकी बारी, सिग्मा 1s2, फिर क्या हो गया सिग्मा स्टार, यहाँ 1 लिख दो, सिग्मा 1s2, उसके ऊपर कौन है सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके ऊपर चलो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके ऊपर चलो देखो तो कौन है ये, पाई 2px पाई 2py। आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, पाई होगा। और उसके ऊपर कौन है भाई, देखो उसके ऊपर यहाँ कौन है आपको, सिग्मा 2pz2। देखो यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको कहा गया मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 पाई 2py2 इक्वल, और उसके ऊपर कौन हो गया, सिग्मा 2pz2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका पैटर्न हो गया एक। दूसरा बोलोगे सर इसी टाइप का कोई दूसरा मॉलिक्यूल दिखा दो, बिल्कुल दिखा देते हैं। आपने N2 देख लिया ना, आपने N2 देख लिया, दूसरा मॉलिक्यूल ही दूसरा देखो। अब आप एक काम करो, देख लो O2 को, किसको देखो आप, O2 को देखो। आपको पता है कि ऑप्शन में कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, 2 ऑप्शन है, 1s2 2s2 और 2p क्या 4, 1s2 2s2 2p 4, ठीक है। चलो इसका जरा डायग्राम चेक करते हैं।
भाई साहब 1:1:2 आपको पता है कि 1:2 बना के फ़ायदा ही क्या है, जब उसको कट कर देना है। लेकिन चलो आपकी खुशी के लिए बना दे रहे हैं 2:2:2। देखो आपको पता है कि फ़ायदा ही क्या है बना के, जब कट करना ही है। देखो कट कर दो, क्या दिक्कत है हमें। अब उसके बाद किस चलो 2p4 पे। अब देखो आपको पता है कि 4 5 6 के लिए कैसा डायग्राम बनता है, डायग्राम ऐसा बनता है। देखो आपके पास कितने हो गए, 4 4 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखो इस बार जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस बार इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए। देखो इसमें बॉन्डिंग में कम है, एंटी मतलब बॉन्डिंग में ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखा जाए, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। देखो सबसे पहले नीचे कौन है, सिग्मा 1s2, उसके ऊपर कौन होगा, सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके ऊपर कौन है, सिग्मा 2s2, फिर उसके ऊपर कौन है, यहाँ सिग्मा स्टार 2s2, उसके ऊपर ये कौन हो गया भाई, तो देखो ये हो गया सिग्मा 2pz2, उसके ऊपर कौन हो गया, तो पाई 2px2 पाई 2py2, और उसके ऊपर कौन हो गया, तो उसके ऊपर हो गया पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। देखो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों का लिख दिया है मैंने। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली बताता है कि इनके बीच बॉन्ड कितने बने। जरा गौर से देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। देखो तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, जबकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, ऊपर एक बिंदु, तो 6 - 0/2 बराबर 2, ये हो गया 3। ठीक है, इसका मतलब 3 बॉन्ड बना है। गौर से देखो n n, देखो 3 बॉन्ड बना है यहाँ पर, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में क्या है भाई, इस वाले एग्जांपल में जरा बॉन्ड ऑर्डर चेक करो तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2, तो कितना हो गया भाई आपके पास, तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए कुछ लोग O2 को ऐसे बना देते हैं, लेकिन ऐसे बनाना गलत है। O2 को ऐसे बनाना क्या है, गलत है। अब चलिए फिर से चलते हैं, थोड़े रूल देख लेते हैं कि और क्या रूल है, स्ट्रक्चर बनाने का क्या रूल है। आपने एमओ डायग्राम बनाया, उसका रूल समझ में आ गया। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखा, वो भी आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि जो स्ट्रक्चर बनाने का जो रूल होता है, ये बॉन्ड बनाने का जो रूल होता है वो क्या होता है। तो रूल आपको नोट करना चाहे नोट कीजिए। देखिए नोट करने में आपको बेसिकली बात ये है कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखिए अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, तो क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह से। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पार्शियल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पार्शियल बॉन्ड। तो उस पार्शियल बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 1 होगा तो इस तरह से बॉन्ड बना दिया जाएगा। एक क्या है कि मान लो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 हो और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 0 हो, तभी पार्शियल बॉन्ड ही बनेगा। और ये पार्शियल बॉन्ड कैसा बनेगा, 0 और 1, तो इस तरह से बनेगा। देखो डॉट। अब आप इसको जैसे एक्सप्लेन कर दो। और एक कंडीशन ये है कि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हो और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 2 हो, तो इसमें आपको बॉन्ड बनेगा नहीं, बल्कि दोनों बॉन्ड कैंसिल हो जाएंगे, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा आपका। तो ये बेसिक बात है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, बात खत्म। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। अगर इक्वल है तो बॉन्ड बना नहीं, अगर अलग अलग है तो क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, पार्शियल बॉन्ड बना। लेकिन ये भी एक कंडीशन है कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तब भी क्या हो जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 1 हो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 1 हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि हुंड्स रूल तो कहता है भाई जब तक भरोगे नहीं तो ऊपर कैसे जाओगे। हुंड्स रूल कहता है नहीं भाई तुम नीचे तो भरो पहले, तभी तो ऊपर जाओगे। आप बिना भरे ऊपर कैसे जा सकते हो। तो जब भरोगे तो वहीं पर आप नीचे एक इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। तो चलो ये 4 पैटर्न हैं जिसके बिहार पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो O2 का अगर स्ट्रक्चर ये नहीं है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा O2 का। तो O2 का स्ट्रक्चर ये है, देखो 2 ऑप्शन है, जरा गौर से समझो। ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, इस बॉन्ड को बनाने वाला तो है, तोड़ने वाला कोई नहीं, देखो, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट बनेगा।
है ना, बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 0, कंप्लीट बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ बॉन्ड बनाने वाले 2 हैं, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने वाला 1 है। इसका मतलब है कि 2 और 1 है, इसका मतलब अब टूटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ भी तो वही है, बनाने वाले 2 तोड़ने वाला 1। देखो तो यहाँ भी क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे O2 बड़ा रेयर एग्जाम्पल है कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक समझते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखी, हम इसके स्ट्रक्चर बनाए, बॉन्ड बनाए, ये सारा कुछ हमने देखा। इसके अलावा एक और छोटी चीज होती है, उसको भी जानिए आप, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1। भाई साहब देखो तो इस एग्जाम्पल में स्पिन कितना है, तो सर एक अनपेयर्ड एक यहाँ, एक अनपेयर्ड यहाँ, तो हाफ प्लस हाफ 1, तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई 3 हो गई। जबकि इससे पहले वाला एग्जांपल था उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी थी, तो सर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 0 ना, 0 नहीं होगा, 2 × 0 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी रह गई 1। ठीक है, तो चलो आप देख सकते हो कि भाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी का भी एक टॉपिक था, वो भी हमने कर दिया इसमें। चलो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने ये भी देख लिया, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं O2+ की, जैसे बात करते हैं N2- की। ठीक है, जैसे बात करते हैं N2+ की, जैसे बात करते हैं O2 की। इस टाइप के एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चे लोग, अब छोड़ दीजिए, ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलिए। ठीक है, अब बोले सर आप ही के हिसाब से चल रहे हैं, हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से ही चल रहे हैं आप लोग। ठीक है, मान लो कि जैसे आपके पास यहाँ O2 दिया हुआ है। ठीक है, आप अब जो है ना, अब उतना दिमाग लगाएंगे ही नहीं, उतना टफ में आपको जाना ही नहीं। मॉलिक्यूलर देखियो, मैं आपको हमेशा हर चीज़ बता दूँ 5 से 10 सेकेंड में, तो MOT भी आपको 10 सेकेंड में ही आनी चाहिए। क्यों, उसका डिजाइन बनाना। देखो इतना तो आपको पता है ना, 1s बनाया बेकार हो गया, 2s बनाया बेकार हो गया, काम क्या आया, सिर्फ 2p काम आया। क्या काम आया, सिर्फ 2p आया। तो भाई 2p आया तो 2p को ही रखो ना। आपको पता है कि ऑक्सीजन के p में क्या था, 1s2 2s2 2p3 होता है, तो 2p3 मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, p6 हो जाएगा ना। इसका मतलब p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। और आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर आपको सॉरी p3 नहीं भाई साहब, p4 होता है ना, सॉरी गलती हो गई। तो टोटल कितना है 8। और आपको पता है 4 के लिए कैसा डायग्राम होता है, ये 4 वाला डायग्राम है ना। अरे भाई साहब अगर p में 1 2 3 होगा तो नीचे उल्टा डायग्राम बनता, ये डबल नीचे आ जाता क्या। अब बोलोगे सर ये चीज़ याद नहीं होता है सर आपका, ये बात आप जब बताते हो सर कि 1 2 3 का डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है, और 4 5 6 का डायग्राम ऐसा होगा, तो सर ना बहुत प्रॉब्लम होती है सर, ये चीज़ याद नहीं रहती है सर कि 4 5 6 का डायग्राम ये होगा और 1 2 3 का डायग्राम ये होगा। इसको याद करवा दो। हमने चलो बिल्कुल याद करवा देंगे। देखिए कैसे याद किया जाए इसको, समझो बात को। जब आप एक स्टोरी समझो, मान लो जैसे कि आपके पापा आपके लिए रसगुल्ला लाए। मान लो जैसे कि आपने पापा को बोल के दे दे पापा मेरे लिए रसगुल्ला लाना, और आपके पापा आए और आपके लिए क्या लेके आए, रसगुल्ला लेके आए। लेकिन वो रसगुल्ला जो था आपने बोला था पापा मैं 5 रसगुल्ला खाऊंगा या खाऊंगी, और आपके पापा 1 लेके आए, कम लेके आए। कितने लेके आए, कम लेके आए। तो आप क्या करोगे, आप पूरा मुंह फाड़ के चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दोगे, लोटना शुरू कर दोगे ज़मीन पे, अपना दुख व्यक्त करोगे रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, मुंह खोल के। तो यही बात है यहाँ पर कि जब कोई चीज़ कम मिलती है तो ये देखो जीव के तरह चीज़ बाहर लटक गई। देखो कुछ ये रोने लगा स्ट्रक्चर, देखो ना, सपोज करो, सपोज देखो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर बेचारा रो रहा है चिल्ला चिल्ला के। जबकि अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फिर ये देखो स्ट्रक्चर हैप्पी है। उसको ज़्यादा मिलेगा तो स्ट्रक्चर खुश है, कम मिला तो स्ट्रक्चर ने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया इसका मतलब कि ये जो डबल वाला पॉइंट था वो क्या हो गया, बाहर आ गया। याद रहेगा ना कि कम मिलेगा तो रोना शुरू कर देगा, ज़्यादा मिलेगा तो खुश रहेगा। ठीक है, समझिए। अगर आपके पास 4 रसगुल्ला आपको ले जाके देते तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। 4 से कम देंगे या आपके भाई को ज़्यादा देंगे, आपको कम देंगे, तभी तो आप रोने का आपको पॉइंट मिलेगा ना, तभी तो पॉइंट शुड बी नोटेड वाली बात आएगी। ठीक है, अब आपको याद आ जाएगा। कभी भी कम हो तो मुंह बाहर निकल जाएगा, और ज़्यादा है तो फिर ठीक है। चलो तो 4 5 6 देखो 8 आपके पास इलेक्ट्रॉन थे। फिर समझो शुरू से मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो आपके पास है O2, ठीक है, आपके पास है O2। आपको पता है कि O2 में क्या होता है, P4 होता है। 4 है, 4 के लिए डायग्राम कैसा बनेगा आपको पता है, मुंह अंदर वाला डायग्राम, क्योंकि 4 कम नहीं होता,
1 2 3 कम होते, चलो 4 दूनी 8 हो गया, 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, निकालो। देखो 6 - 2 बटा 2, 6 - 2 बटा 2 बराबर क्या हो गया आपको 2 हो गया। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बनाओ ओ ओ। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोई नहीं रोकेगा। पाई बॉन्ड बनेगा, एक रोक देगा, यानी कि 3। पाई बॉन्ड बनेगा, एक रोक देगा, 3। और क्या जानना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो 2 अनपेयर्ड है, 2 के लिए क्या होगा 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो क्या हो गया आपको 2 इंटू हाफ प्लस 1। ठीक है, देखो ना 2 आपके पास क्या हो गया, स्पिन कितना है हाफ प्लस हाफ, सॉरी देखिए आपका स्पिन कितना है, तो स्पिन आपका कितना हो गया, स्पिन आपका 1 हो गया ना, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1, तो 2 इंटू एस प्लस 1 इजिकल टू क्या हो गया 3 हो गया। चलो O2 कर दे। अरे भाई साहब O2 करोगे तो क्या करोगे, O2 के पास क्या हो गया P में 4 और एक P में क्या हो गया कम हो गया 3 हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है तो वो P4 वाला ही ना, तो P4 है 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कोई बात नहीं कम कर दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। लो 4 3 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब एक ही बचा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया भाई, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितने आपको 6 माइनस कितना 2 नहीं 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया आपको 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब बोलो सर 2.5 कैसे बना, बिल्कुल बना सकते हो। देखो ऐसे बनेगा 2.5। सिंगल बॉन्ड है, बनाने वाला तोड़ने वाला कोई नहीं। देखो सिंगल बॉन्ड है, तोड़ने वाला कोई नहीं है। देखो ना, अरे भाई साहब ये सिग्मा है, क्या यहाँ कोई सिग्मा तोड़ने वाला है, सिग्मा स्टार नहीं। ये पाई है, यहाँ कोई तोड़ने वाला है पाई स्टार नहीं। लेकिन ये जो पाई है 2, इसको तोड़ने वाला एक और है। देखो तो जब भी पार्शियल बॉन्ड होता है वो हाफ की कैटेगरी में गिना जाता है, तो एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड और आधा बॉन्ड हो गया 2.5। आपको क्या और भी कुछ देखना है, जो देखना है देख लो। अब मान लो N2 माइनस हो गया, भाई साहब N2 कैसा होता है, उससे क्या मतलब है। नाइट्रोजन में P3 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो P4 हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये P3 कैटेगरी का ना। अगर ये P3 कैटेगरी का है तो इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका डायग्राम ऐसा होगा। देखो 3 4 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 5 नहीं 6 है ना, 6 - 1 डिवाइडेड 2 बटा 2.5 हो गया। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा n n। देखो सिग्मा बना, बन गया, पाई बना, ये वाला बन गया और ये वाला पाई बनने गया, तो 3 मिलकर पार्शियल बन गया। और यहाँ को लगा दो कि O2 क्या है, N2 माइनस है। देखो N2 प्लस है, देखो N2 P3 होता है, P3 होता है ना, ठीक है, क्या होता है P3। तो P3 का डायग्राम कैसा बनेगा, तो P3 का डायग्राम ऐसा बनेगा आपका, है ना। अब 3 3 6 होता है, लेकिन एक कम है आपके पास, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से एक कम रह गया, 5 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, देखो तो भाई साहब 5 - 0 बटा 2 इजिकल टू 2.5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ कि इसका सिग्मा बॉन्ड ही वीक हो गया। जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड ही क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। देखिए पाई बॉन्ड जो था वो क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड ही प्रॉपर बना, ये पाई बॉन्ड ही प्रॉपर बना। इसलिए N2 प्लस जो था बहुत अनस्टेबल होता है, N2 प्लस बनता ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि N2 प्लस जब अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो उससे कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो वो होने नहीं देगा। इसलिए N2 गैस इतना ज़्यादा इनर्ट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। और O2 गैस इतना रिएक्टिव है कि वो आग लगा दो तो आग लग जाएगा, इवन की बॉडी में ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा जाए तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, 100% ऑक्सीजन भी किसी को नहीं दे सकते। देखो ना ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग, इसलिए आसानी से छोड़ के बाहर निकल जाता है। जबकि N2 का क्या है, N2 हाईली इनर्ट है। बाइक वगैरह में नाइट्रोजन गैस डलवाए जाते हैं ताकि कितना भी टेम्परेचर बढ़े घटे चक्के का टायर ही ना बदले, इनर्ट गैस होता है नाइट्रोजन। चलिए ठीक है, अब मान लिया O2 2 माइनस है, O2 2 माइनस के बदले क्या देखोगे भाई आप, देख लो O2 2 माइनस में क्या देखना, ये रहा आपका O2। आपको पता O2 में P4 होता है, P4 होता है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मतलब P5 हो गया। खैर उससे क्या फर्क पड़ता है, देखो आपके पास 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, देखो हो गया। अब आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, देखो 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू 1। तो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। ये देखो O देखो एक ही बॉन्ड बनना था, ये तो बना ही नहीं, ये भी नहीं बना, इसलिए O2 2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तो चलिए अभी तक आप लोगों ने जो था छोटे मोटे एग्जाम्पल भी देख लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो कौन सी चीज़ है जो डिस्टर्ब करती है लोगों को, जो कंफ्यूज करती है। तो वो है CO और NO का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो चीज़ है CO और NO का स्ट्रक्चर। CO
और NO में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम अब आ जाते हैं BSc MSc लेवल पे, ठीक है। BSc लेवल पे आइए अब आप लोग कि CO और NO के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कि लोगों को ये परेशान करता है। देखो इतना तो डैम श्योर है कि 1s2 2s2 बना के देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कार्बन में क्या होता है 2p2 होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है 2p4 होता है ना। उसी तरह से N में क्या होता है 2p3 और ऑप्शन में क्या हो गया 2p4। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि 2p2 का डायग्राम अलग बनता है, 2p4 का डायग्राम अलग बनता है, 2p3 का डायग्राम अलग बनता है, 2p4 का डायग्राम अलग बनता है। सोचो, समझ रहे बात को कि 2p3 का डायग्राम कैसा बनता अलग बनता था 1 2 3 वाला, और 4 का डायग्राम कैसा बनता अलग 4 5 6 वाला अलग डायग्राम बनता था, जिसमें कि दोनों अंदर होते थे पाई। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो किया क्या जाए। देखिए इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो बड़ा आसान है। NO है, NO में क्या होता है कि नाइट्रोजन एक हाफ फील्ड एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है हाफ फील्ड है, और इसका हाफ फील्ड होने के कारण ये डोमिनेट हो जाता है। ये हाफ फील्ड हो जाने के कारण क्या होता है ये डोमिनेट हो जाता है कि नाइट्रोजन बोलता है कि नहीं डायग्राम मेरे जैसा बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं हाफ फील्ड हूँ, हाफ फील्ड मतलब स्टेबल हूँ, इनर्ट हूँ, स्यूडो इनर्ट हूँ। तो ऑक्सीजन को जो सरेंडर करना पड़ता है कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं तुम ही मान लो। उस पर से ऑक्सीजन के पास है क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नाइट्रोजन से थोड़ा ही ज़्यादा है। सोचो ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन नाइट्रोजन किस चीज़ में ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन ज़्यादा है आपको इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन में, P3 हाफ फील्ड स्टेबल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन की चली, नाइट्रोजन बोला कि भाई साहब देखो स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से बनेगा, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी कम है, ऑक्सीजन की थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए डायग्राम को आपको ऐसे रखना होगा। नाइट्रोजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी कम हो जाएगी ना। चलो ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है, ठीक है। आपको पता है कि नाइट्रोजन में कुछ नहीं P3 का ही स्ट्रक्चर बनाना है, P3, ठीक है। आपको 1s 2s 2s की बात S की बात ही नहीं करनी है। चलो, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन में कितने हैं P3 है, ऑक्सीजन में क्या हो गया P4 है ना। चलो अब इसका बॉन्ड आपको बनाना है, तो भाई साहब नाइट्रोजन अपने हिसाब से बॉन्ड बनवाएगा। देखो ये है ना, सोचो, अरे आप बोलो सर अच्छा से बना दो, अच्छा से बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता। देखो अच्छा से ही बना लो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास 3 लेवल है, ऑक्सीजन के पास भी 3 लेवल है, इनको जोड़ो आपस में। ये देखो, तो आपके पास नाइट्रोजन के पास कितने नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भरिए। आपको पता है 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया 7 हो गया। देखिए तो ये है NO का एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसलिए NO अनस्टेबल है। अगर NO को कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ा, क्योंकि देखो ना NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखो तो 6 - 1/2 कितना हो गया भाई 2.5। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि NO का जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपको होमो है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कहाँ है, तो वो एंटी बॉन्डिंग में है, इसलिए NO बेकार है, स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर NO से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है NO+। और बताने की बात नहीं है, अगर NO+ बनेगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो NO+ बनेगा। और साथ ही बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा उसका, तो सर बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 6 में से 0 डिवाइडेड बाय 2 = 3। तो आपको पता है कि NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, NO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसीलिए स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो NO की स्टेबिलिटी NO+ से क्या होगी, कम होगी। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए, मतलब आपको क्या करें, आपको ठीक है ना, क्या बोल रहे थे, चलिए ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। देखो हमने क्या बोला कि भाई साहब देखो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा हुआ, NO+ का। देखो बॉन्ड ऑर्डर जहाँ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, है ना। हाँ मैं बात कर रहा था बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की। जहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम होगा मतलब बॉन्ड कम बनेगा, इसका मतलब लेंथ क्या होगा, ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने माँ बाप से अगर बहुत प्यार करते हैं तो आप लोगों के बीच डिस्टेंस कम होगा। लेकिन आपके माँ बाप से प्यार नहीं है या अपने दोस्तों से प्यार नहीं करते तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है कि भाई कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, NO का ज़्यादा हो गया और NO+ का कम हो गया। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि तो बच्चों वाली बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। असली प्रॉब्लम यहाँ आती है CO में। क्या प्रॉब्लम आती है CO में,
तो CO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बैटल हो गया, ठीक है। कार्बन ने कहा कि भाई देखो डायग्राम मेरे हिसाब से बनना चाहिए, ऑक्सीजन बोला नहीं डायग्राम मेरे हिसाब से बनना चाहिए। तो कार्बन ने कहा कि भाई देखो मैं बहुत सारे बॉन्ड बनाता हूँ इसलिए बॉन्ड उसके हिसाब से बनने दो। ऑक्सीजन बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई तुम्हारे पास स्टेबिलिटी जैसा कोई फैक्टर है नहीं, स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है जो तुम डिमांड कर रहे हो कि मेरे हिसाब से बॉन्ड बना दो। उसके बाद तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की 2.5 मेरी 3.5, 1 पूरे 1 का गैप है, इतना बड़ा गैप है, इसको तुम भर भी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास कोई हाफिल वाफिल है नहीं, इवन कि हम आपको इनर्ट गैस के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो फिर बेचारा जो है कार्बन जो है वो हार मान गया, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तुम ही अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। ऑक्सीजन खुश हो गया, बोला ठीक है भाई तुम चलो कार्बन यहाँ आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन नीचे रहा, ऑक्सीजन के हिसाब से बनने शुरू हो गई। ऑक्सीजन ने बोला कि डायग्राम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आने लगी? तो प्रॉब्लम आ रही, बता रहे इसके पास 2 इसके पास 4, 1 2 3 4 5 6, देखो तो कितना मस्त से CO का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो गया भाई, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो गया, देखो ना 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2 = 3। CO का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 हो गया। कितनी खुशी की बात है कि ये डायग्राम बिल्कुल डिज़ाइन पास हो गया, मतलब ऐसा लगा लोगों को कि ये डिज़ाइन पास हो गया कि CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। बोला एक काम करो इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। बोले ठीक है निकाल देते हैं इसका, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। इसको एक नंबर से हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको साइड कर दो, इसको इस साइड में ले आओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो फिर एक काम करते हैं, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं हम। अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पता चलेगा कि ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा। अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो डायग्राम ऐसा हो जाएगा। और इसके हिसाब से ये जो CO+ बना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? तो बॉन्ड ऑर्डर इसका होना चाहिए 5 में से 2 2.5। कहाँ उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा है। आपको लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर उसका ज़्यादा इसका कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर उल्टा है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+ > CO। अरे बाप रे, तो गजब की बात हो गई। और क्या, अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी भी तो यही ऑर्डर है क्या? अगर बॉन्ड का ये ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी का भी तो ऑर्डर यही होगा, CO+ > CO। बताइए है कि नहीं? स्टेबिलिटी का भी तो ऑर्डर यही होगा। अगर जो अरे भाई साहब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है वो स्टेबल भी तो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो हमें देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, स्टेबिलिटी कम है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फिर क्या किया कि इस पर एक्सपेरिमेंटली और अच्छे से चेक किया गया। जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.6 आ गया। अब तो लोग पागल होकर गिरने लगे, बोले यार 2.6 कैसे हो सकता है? हाँ 2.5 मान सकते हैं, 2.2 मान सकते हैं कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, ये 2.6 कब से होने लगा? 2 इलेक्ट्रॉन के घटा करके 2 घटाओगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ या तो हाफ आएगा पार्शियल में 0.5 और या तो कंप्लीट के नंबर में आएगा। ये 2.6 कैसे हो गया? तब इसके लिए बहुत लोगों ने दिमाग लगाया और IIT JEE वालों ने इसको यही ड्रॉप कर दिया, अपना प्लान यही ख़त्म कर दिया। बोले IIT JEE वाले यही पढ़ा देते हैं आज भी, बोलते यही सही है, इसी को मान लो। क्योंकि उनको पता है कि, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से IIT JEE वालों को ये चीज़ पढ़ाना ही नहीं चाहिए CO+ का। अगर वो नहीं बता सकते और बता नहीं सकते मतलब वो बच्चों को क्या बताएंगे वो इसके बारे में, तो फिर उनको CO का जो MOT है वो नहीं बताना चाहिए था। मेरे भी टीचर ने ये पाप किया था। लेकिन अगर आप लोग IIT JEE को पढ़ाते हैं या तो पूरी बात बताइए या तो फिर CO का बॉन्ड उनको MOT पढ़ाइए ही मत। अब चलिए शुरू करते हैं कि CO में प्रॉब्लम क्या हो गई। तो भाई साहब CO में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसका CO का, ध्यान दीजिए, CO का S और P जो था ना मिक्स कर गया। CO का जो कार्बन वाला पार्ट था उसका SP मिक्स कर गया, यानी कि SP मिक्सिंग हो गई, जिसके कारण कि खेल पूरा पलट गया, सारा चीज़ उल्टा पुल्टा हो गया। अब आप इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने में कि CO में SP मिक्सिंग कैसे होती है? रिलैक्स हो जाइए। बहुत परेशान होते हैं लोग इस चीज़ को समझने सीखने में, उनको कभी समझ नहीं आता कि SP मिक्सिंग कैसे होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। SP मिक्सिंग कैसे होती है आप समझोगे बात को, ठीक है? एकदम रिलैक्स हो जाओ। चलिए देखिए, मैं ना आपको एक जोक सुनाता हूँ, आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल फ्यूज हो गया होगा। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। देखिए,
एक दो दोस्त थे, ठीक है, आप ही लोगों की तरह। तो उसमें एक दोस्त बहुत पढ़ने में बेकार सा था, पढ़ाई कम करता था, ज़्यादा टाइम पास करता था। तो उनके रिजल्ट आने वाले थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त को बोला कि देखो तुम एग्ज़ाम देने रिजल्ट देखने जा रहे हो, हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे क्या रिजल्ट हुआ। तुम एक काम करो, रिजल्ट देख के आना, मेरा भी रिजल्ट देख लेना, और जब तुम घर पे आना तो कोड में मेरे से बताना मेरा रिजल्ट। तो बोले क्या कोड? बोला कि देखो अगर एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो बोलना जय महादेव, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो तुम आके बोलना जय महादेव। मैंने ठीक है। बोला अगर तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो तुम बोलना सीताराम सीताराम, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो बोलना सीताराम सीताराम सीताराम, ठीक है। और अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, तो तुम आके बोलना जय राधे कृष्ण, ठीक है। बोला हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। वो चला गया स्कूल उसका रिजल्ट देखने के लिए। जब वो रिजल्ट देख के वहाँ से आया तो पूछता भाई बताओ क्या रिजल्ट हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो कुछ बोल ही नहीं रहा है, देखिए बता ही नहीं रहा था क्या रिजल्ट हुआ। वो इशारा किए जा रहा था, लास्ट में बेचारा परेशान हो गया, बोला बोल सांचे दरबार की जय। समझे आप? समझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मतलब है इस बात का, नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं। चलिए ठीक है, देखिए रिलैक्स हो जाइए अब। तो अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि एसपी मिक्सिंग क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चे लोग, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन उठाया है CO, ये हमारे पास है CO, कार्बन है 1s2 2s2 और 2p2, है ना। और जो ऑक्सीजन है वो है 1s2 2s2 2p4। प्यारे बच्चे लोग आपको एक चीज़ याद होगी, ये 1s2 हुआ करता था, ये 2s2 हुआ करता था, ये 2p2 हुआ करता था। क्या आपको याद है कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाया करता था? तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल दिया करता था, जिससे कि ऐसा हो जाता था डिजाइन, और अब ये 4 बॉन्ड बनाने में एबल होता था, और कार्बन 4 बॉन्ड बना के sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला बनाया करता था। यही तो है sp मिक्सिंग, ये S और ये P, तो यही तो है sp मिक्सिंग, ठीक है। यही क्या हो गया, यही तो sp मिक्सिंग है कि S और P क्या हो गया, आपस में मिक्स कर गया। लेकिन P में भी तो कई सारे पार्ट होते हैं, PX होता है, PY होता है, PZ होता है। तो PX PY PZ में सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? PZ की होती है, वही जाके S से मिक्स कर जाता है। यानी कि जब sp मिक्सिंग होती है प्यारे बच्चे लोग, तो इसका मतलब है कि S और साथ में PZ मिक्स हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? S और P मिलकर क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है प्यारे बच्चे लोग, शांत हो जाइए, रिलैक्स। हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी है। मैंने कहा कि S का इलेक्ट्रॉन जब P में जाता है तो कब जाता है? जब उनकी एनर्जी कम होगी तभी तो एक दूसरे में जाएगा। आप रात में अपने घर से कूद के दूसरे के घर में घुस जाते हैं, इसका मतलब आप लोग के घर के बीच में डिस्टेंस कम है, या थोड़ा सा बस एक फलांग का डिस्टेंस है, कूद के पार करके। तो S अगर कूद के P में चला जा रहा है, इसका मतलब है कि इनके बीच डिस्टेंस नहीं है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। और अगर डिस्टेंस कम है तो होता है कि दोनों मिक्स कर जाए। क्या अगर आपका पड़ोसी कल चल के आपके पापा पे दावा करे कि नहीं आप मेरा जमीन दबा के रखे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? होता ही है, खूब होता है कि जो पड़ोसी होंगे वही तो एक दूसरे पे इस तरह के दावे करते हैं। अब दूसरे गांव में रहने वाला तो आके बोलेगा नहीं मेरा घर का जमीन यहाँ तक पहुँच गया है, तो जो नज़दीक होते हैं वही मिक्स भी करते हैं। तो यहाँ पर S और क्या हो गया, PZ मिक्स कर गया। तो S और PZ के मिक्स करने से भी तो 2 ऑर्बिटल बने, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। तो S और PZ के मिक्स करने से 2 ऑर्बिटल बने। अरे भाई एक S है एक P है तो ऑर्बिटल भी तो 2 बनेगा ना, हम ऐसे कहाँ लिख रहे हैं? हमने बोला कि S और P मिला के भी 2 ऑर्बिटल इस तरह बने, लेकिन चूंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, इसको लिखेंगे हम क्या, इसको लिखेंगे, एक को लिखेंगे sp1 और एक को लिखेंगे sp2। एक को क्या लिखेंगे, sp1, एक को लिखेंगे sp2। एक की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, एक की एनर्जी थोड़ी कम होगी। लेकिन सर पागल हो जाएंगे, हमें पागल नहीं होना, रिलैक्स रहना है। देखिए एक बार फिर से पूरी बात समझिए, लोग sp मिक्सिंग को ना समझ ही नहीं पाते लोग ना, तो और sp मिक्सिंग समझोगे तो pd मिक्सिंग ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाओ। देखो ये रहा मेरा कार्बन, ठीक है, ये कौन है? तो ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। जब कार्बन में 1s2 है 2s2 है 2p2 है, तो इसका जो 2s है ये इसके 2p से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ये देखो, तो ये ऐसा हो जाता है। तो बच्चे लोग इसका मतलब ये है कि जब ये ऐसा करता है तो ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये और ये। तो ऑर्बिटल 2 है तो 2 ही बनेगा। हम हाइब्रिडाइजेशन कहाँ करवा रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे तभी तो, अगर 2 ऑर्बिटल जाएगा 2 ही ऑर्बिटल रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 2 मिलकर एक ऑर्बिटल बनेगा। तो ऑर्बिटल 2 ही बनेंगे। तो चलो यहाँ से 2 ऑर्बिटल बना, एक को लिखेंगे sp1 और एक को लिखेंगे sp2, ठीक है।
या sp_z1 sp_z2 कुछ भी लिख सकते हो। चलो भाई साहब, अब अपने काम के मुद्दे पे आते हैं। इतना तो डैम श्योर है कि ये रहा कार्बन, देखो ये रहा कार्बन। आपको पता है कि कार्बन में है इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की एनर्जी नीचे है तो हम उसको नीचे ही रखेंगे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो इन दोनों के पास 1s भी है, आपको पता है 1s2 2s2 2p2 है ना, 1s2 2s2 2p2। इसके पास भी क्या आ गया 1s2 2s2 2p4 है। तो देखो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है p, कार्बन के पास क्या हो गया, कार्बन के पास p इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आपको पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन में sp मिक्सिंग होती है। क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का जो p है वो इंटैक्ट खड़ा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ठीक है। ये 2p है, अगर मान लो ये 2p है तो इसके नीचे 2s भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2p है तो यहां पर कौन है आपका 2s भी है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम हो गया, कार्बन के साथ इसका 2s तो है, इसका 2s तो है, लेकिन वो क्या कर गया, वो 2p से जाके मिक्स कर गया। वो क्या कर गया, वो 2p जाके मिक्स कर गया। समझिए बात को बच्चे लोग, यही चीज आपको समझना होगा। पहली बात तो जैसे 2p से मिक्स करेगा तो p का 2 ही पोर्शन इसके पास बच जाएगा, px और py, क्योंकि इसका pz निकल कर गया और इस वाले के 2s से जाकर मिक्स कर गया है। ये देख लो, इसका 2p निकल के इसके 2s के साथ मिक्स कर लेगा तो इसका तो 2 ही ऑर्बिटल बचा, और ये दोनों मिक्स करके क्या बना दिया, एक बनाया sp1 और एक बनाया sp2। ये sp2 वो वाला ऊपर वाला 2 नहीं है, ये नीचे बस नंबर है 1 एक 2, ठीक है, नंबर है बस। तो चलो ये 2s था, ये इसके p से मिक्स कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2s तो खत्म हो गया, 2s तो गया काम से, इसका 2s तो गया काम से। तो अब ये 2s के बदले किस फॉर्म में दिखेगा आपको, तो ये 2s के बदले आपको दिखेगा एक किस फॉर्म में, एक दिखेगा आपको sp1 के फॉर्म में और एक दिखेगा आपको sp2 के फॉर्म में। किसमें दिखेगा, sp2 के फॉर्म में। तो चलो रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। एक दिखा आपको sp1 के फॉर्म में, एक दिखा आपको sp2 के फॉर्म में, ठीक है। चलो आपको पता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बना, जिसकी एनर्जी कम होती है वो बॉन्ड अच्छे से बनाता है। चलो देखो, तो इसके पास 2s में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास भी 2p में इलेक्ट्रॉन है। p में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 1 2 3 और 4। इसके p में देखो कितने हैं भाई, इसके sp_z में क्या हो गया, sp_z में इलेक्ट्रॉन होगा, इसके भी sp_z में इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है ही अपनी जगह, ठीक है, इसके पास अपनी जगह इलेक्ट्रॉन है। और इसका p क्या कर गया, s से मिक्स कर गया। तो चलो इसके पास 2 ऑर्बिटल यहाँ पर हमने बना दी, चूंकि 2 एटम है हमने इस तरह से बना दिया। अब बच्चे लोग देखो होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इतनी बात समझ गए। आपको बस ये समझना है कि आपके पास एक 2 ऑर्बिटल अलग हो गए छोटे छोटे, इनमें से जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो नॉन बॉन्डिंग बन के ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें जो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग बन के रह गया। लेकिन जिसकी एनर्जी कम रह गई वो आपको बॉन्ड बनाएगा। वो क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम। जैसे आपके पास px py, इसके पास भी px py pz सब है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, यहां पर इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। देखो इस तरह से क्या किया इसने, बॉन्ड बनाया। ये 2s क्यों इन्वॉल्व होगा, बॉन्ड तो 2p के लिए बन रहा है ना। अभी जो हमने इतना डायग्राम बनाया भाई साहब, ये जो डायग्राम बनाए हैं, इन डायग्राम में किसने बॉन्ड बनाया है, हाँ? अरे भाई साहब सब 2p ने बॉन्ड बनाया, s क्यों घुस जाएगा बॉन्ड बनाने में। वहां पर तो s मिक्स हो गया, s वहां पर घुसा नहीं है, वहां s जाके p से क्या हो गया, मिक्स हो गया, इसलिए s उसके बीच में क्या हो गया है, घुस गया। अदरवाइज s की तो कोई जरूरत ही नहीं है, s की तो औकात ही नहीं कि वो p के साथ जाके जुड़ के वो MOT में बनाए। तो s तो अपनी जगह पे रह गया, s से तो कोई लेना देना ही नहीं है हमें, इसका भी s से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वो तो s इसकी जाके p में घुस गया, जाके इसकी sp मिक्सिंग कर लिया, जो वो अपना क्या हो गया, मतलब MOT में घुस गया। आप ये सोचो, मान लो आप मान लो छोटे बच्चे थे, ठीक है, उस टाइप के बच्चे जिसको कि सब मार के भगा देते हैं, और आपके गांव में कोई बहुत अमीर आदमी है, उसके यहाँ पर कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, ठीक है, आप उसकी पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि ना तो वो बुलाया ना तो आपकी हैसियत है, ठीक है, उस पार्टी में नहीं जा सकते। आपने क्या किया, उस अमीर बच्चे के, मतलब अमीर आदमी के बच्चे से दोस्ती कर लिया आपने, और आप उसके दोस्त बन गए, तब तो जा सकते हो। तो वही वाला काम इस s ने किया। लेकिन इस s की इस p से मिक्सिंग होती ही नहीं थी, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बोला हम अपनी जगह पे ठीक है, हमें छेड़छाड़ ना करो। लेकिन इसका s क्या हो गया, जाके मिक्स करके इसके साथ घुस गया है, तो वो क्या हो गया, वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट बन गया, MOT का पार्ट बन गया। बस बात इतनी है। आप बोलोगे हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है, मेरा समझ में आ रहा है,
चलो अब पूरी तरह से क्लियर बातों करो। मैंने एक लाइन में बोला हमें इसके एस की जरूरत नहीं है। क्यों लेंगे हम इसका एस, जब हमें ऑर्बिटल में यूज ही नहीं करना है इसको, क्यों लेंगे हम इसका एस? हम इसका भी एस नहीं लेंगे, लेकिन इसका एस घपला कर गया। एस और इसका एक पीजेड मिलके क्या कर लिया, दो ऑर्बिटल अलग अलग बना दिया। दो ऑर्बिटल क्या किया, अलग अलग बना दिया। एक का नाम रख दिया गया sp1, एक का नाम रख दिया गया sp2। ठीक है, जो ऊपर वाला था वो बोला कि हम नहीं बॉन्ड बनाएंगे, मेरी एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो ऐसे ही रह गया। जबकि जो नीचे वाला था वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गया। तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो देखो ये आपके पास कौन है भाई, गौर से देखिए, px py, इसके px py से मिलके क्या बना लिया, इसने पाई बना लिया। अगर ऊपर बनाएगा तो नीचे भी तो बनाएगा। देखो अगर ये ऊपर बनाएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर बनाएगा तो नीचे भी बनाएगा। और ये क्या करेगा, चलो अब इसकी बात करते हैं। ये तो भाई अपना साइलेंट मार दिया। ये क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी बनाएगा इसी के साथ, और ये एक सिग्मा, मतलब पहले सिग्मा यहाँ नीचे बनाया और ऊपर क्या बनाया, सिग्मा स्टार बनाया। देखो ये बना। प्यारे बच्चे लोग, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप नहीं समझेंगे तो मेरी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो ये इस तरह से चला गया। ठीक है, और ये जो था ये यहाँ पर रह गया। अब जरा एक काम करो, इसको थोड़ा सा डिजाइन करो इसको। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपको सिग्मा sp। ठीक है, क्या हो गया, सिग्मा sp। ये क्या हो गया आपको, देखो तो ये पाई 2px, ये पाई 2py। ठीक है, ये कौन हो गया भाई, तो ये सिग्मा वाला कुछ नहीं हुआ, ये नॉन बॉन्डिंग हुआ। ये सिग्मा वाला कुछ नहीं हुआ, ये क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग s हो गया, sp या नॉन बॉन्डिंग s, जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद ऊपर चलो तो ये तो पाई, ये था ना, p है ना, तो ये हो गया कौन, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और ये कौन है भाई, सिग्मा स्टार, क्या था भाई, तो सिग्मा स्टार कौन था, sp का था। ये लो सिग्मा स्टार sp। अब इसी में इलेक्ट्रॉन भरना है, भरो। एक रहा कार्बन और एक रहा ऑक्सीजन। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास आपको कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, आपको कार्बन में आपको S2P2 और संयोग से ये दोनों मिक्स कर गया था, याद करो। ये क्या कर गए थे, ये आपस में मिक्स कर गए थे। लेकिन इस जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में क्या था भाई, तो ऑक्सीजन में तो आपको था क्या, S2P4, लेकिन इसमें तो S मिक्स किया ही नहीं था। तो इसका हम क्या, इसका कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इसका 4, और उसका भी कितना जोड़ेंगे, 4। प्यारे बच्चे लोग, आप जोड़ना चाहो तो लिख लो नहीं, यहाँ पर 2s। कौन मना किया आपको कि ये 2s नॉन बॉन्डिंग नीचे रह गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। इस 2s को लिखना चाहते हो लिख लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मतलब है यहाँ P4 से है। देखो आप लेवल को समझो, मैं चाहता हूँ कि आप उस लेवल पर सोचो जिस लेवल पे कोई नहीं सोचता है। ये जो P4 है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हाइब्रिडाइज कर रहा है, मतलब सॉरी MOT बना रहा है। ये अगर नहीं बना रहा था हमने इसको छोड़ दिया, चाहे लिख के छोड़ना था लिख के छोड़ दो। देखिए इसका जो S था 2s2 इसका जो S था वो मिक्स कर गया, इसलिए उसको लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर इस अमीर बच्चे के साथ इसका दोस्त भी घर में घुस गया है, तो बच्चे के साथ उसको भी खाना खिलाना होगा उसके माँ बाप के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब तो कोई गरीब अमीर होता ही नहीं, बस मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जबकि इस जगह पे क्या हो गया, ये अलग है, ये अलग है, इसको जानता ही नहीं, तो क्यों उसको लेके घर में जाएगा भाई अपने, तो इसको बाहर रखो। तो चलो 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल आपके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तो आपके पास जो होमो है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो क्या होगा कि नॉन बॉन्डिंग है आपके पास। देखो ये देखो, तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग में है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो आपका होमो है। तो होमो आपका क्या हो गया, होमो आपके नॉन बॉन्डिंग में चला गया। ठीक है, जबकि लूमो जो हो गया, लूमो इसके ऊपर जाओगे तो लूमो आएगा ना, तो लूमो क्या हो गया, लूमो हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो होमो हो गया नॉन बॉन्डिंग और लूमो हो गया एंटी बॉन्डिंग। पहली बात आप यहाँ समझ जाओ। आप बोलो सर एक बार और इस डायग्राम को खींच के दिखा दो, बोले एकदम दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, काहे नहीं दिखाएंगे। आप लोग सीखिएगा तो क्यों नहीं दिखाएंगे भला। देखिए बहुत प्यार से बात करते हैं बच्चे लोग। आप ये मान के चलो कि S और P अलग अलग थे, लेकिन कार्बन के केस में थोड़े नज़दीक होते हैं। तो क्या हो गया, इन दोनों में दोस्ती हो गई, S और P क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए, दैट्स कॉल्ड sp मिक्सिंग। अब S मिक्स करेगा तो थोड़ी कि तीनों से मिक्स कर जाएगा। मान लो आप लोग 3 भाई हो, आपके घर में बगल की पड़ोस की कोई लड़की आती है। अब आते आते उसको आपके घर में मान लिया आपसे, आपके भाई से, आपके किसी और भाई से प्यार हो गया, मतलब सपोज करो ऐसा।
तो थोड़ी है कि वो तीनों से प्यार करेगी, वो किसी एक से ही तो प्यार करेगी जो उसके बिहेव के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होगा। मान लो वो लड़की सुट्टा मारती है तो आप तीनों भाई में जो सुट्टा मारता होगा उसको वो पसंद आ जाएगा। या मान लो वो लड़की बहुत इमोशनल है, कलाकार टाइप की है, तो आपके घर पे जो कलाकार होगा उससे उसको दोस्ती हो जाएगी। वो लड़की बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा उससे उसकी दोस्ती हो जाएगी। तो भाई साहब जो जो नज़दीक होगा वही तो आपस में मिक्स करेगा। तो चलो, तो sp मिक्सिंग का मतलब ये हो गया कि भाई s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल मिक्स कर जाते हैं क्योंकि ये आसपास होते हैं। तो इसका मतलब है कि px और py अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। अब आप समझ रहे हैं कि px और py क्या हो गए, अलग हो गए। तो चलो px py की दुनिया अलग बनाओ। ये है px py, किसके, कार्बन के। और इसका sp भी दो पार्ट है। sp भी sp तो ऐसा हो, अरे भाई sp तो दो ऑर्बिटल होना चाहिए ना, लेकिन दोनों एक साथ थोड़ी है क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग अलग है। इसलिए क्या हो गया, एक यहाँ और एक को यहाँ रखो। देखो इसको लिख सकते हैं sp1 और इसको लिख सकते हैं sp2। जबकि ऑक्सीजन में ये सब कोई झोलझाल नहीं हुआ। ऑक्सीजन भले ही नीचे है लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, ये नीचे भले है लेकिन इसके तीनों ऑर्बिटल से ये यूज करके बॉन्ड बना रहा है। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास भी तो 2s है। बोले हाँ वो 2s है लेकिन किसी काम का नहीं है, आप रखना चाहो तो रख लो, ठीक है। बॉन्ड बनेगा तो उसकी भी एनर्जी कम होगी तो वो उसको ऐसे छोड़ दो, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। चलो अब सबसे पहले तो आप ये करो कि इसका px py और इसके px py को मिला के बॉन्ड बना दो। लो इसके px py इसके px py को मिला के बॉन्ड बना दो। लो बना दिया हमने। इसके px py इसके px py को मिला के आप बॉन्ड बना दो। लो बना दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके देखो ये वाला जो एनर्जी ज़्यादा है ये बोलेगा हम कहीं नहीं जा रहा है, मेरी एनर्जी ज़्यादा है, नॉन बॉन्डिंग बन के रहेंगे। बोले ठीक है जाओ नॉन बॉन्डिंग बन के रह जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। लेकिन ये जो sp2 है इसकी एनर्जी कम बोलता है, भैया मेरी एनर्जी कम है, भैया हमको बॉन्ड बनाने दो ना। बॉन्ड बनाने का काम आसानी से कर लेंगे, ठीक है बना लो। तो ये जो बॉन्ड बनाने जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, क्योंकि s है ना, s नीचे है, ये देखो ये इस तरह से बन गया। अब देखो फिर से समझो क्या हो गया, क्योंकि दुनिया को देखने में एस की तरह ही लग रहा है देखो, इसलिए इसको कोई sp इसको ओनली जो है लोग s ही मानता है, कुछ लोग p ही मानता है। चलो तो क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया आपको नॉन बॉन्डिंग, ये हो गया पाई स्टार और ये क्या हो गया सिग्मा स्टार। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो कार्बन में s2p2 था, देखो 2s2 2p2 और साथ ही मिक्स भी हो रहा है, इसलिए हमें चारों को लेना होगा। जबकि ऑक्सीजन के पास 2s2 है 2p4 है लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए हमें 2p4 लेना होगा ऑलरेडी। तो यहाँ से 4 वहाँ से 4 4 4 कितने 8 हो गए, भर दो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए आपको नॉन बॉन्डिंग में। लेकिन अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई प्यारे बच्चे लोग, यहाँ तक मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। अभी भी आपके पास ये चीज़ क्लियर करने के लिए बचा हुआ है कि हाउ एक्सपेरिमेंटली इट्स बॉन्ड ऑर्डर केम टू 2.6। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.6 कैसे आया, ये चीज़ आपको समझना होगा। चलो ठीक है, कैसे समझे भाई, ओके। तो ये सारी कहानी इसी में छिपी हुई है। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए, एक बार सांस लीजिए अच्छे से, क्योंकि फिर हम एक नई कहानी पे जा रहे हैं अब, ठीक है। तैयार है, रिलैक्स, रेडी हैं, शुरू करें। तो समझिए प्यारे बच्चे लोग, गौर से देखिए, ये जो NB है ना, ये NB सारा खेल करता है कमीना। ये जो NB है ना, इस NB का ही सारा खेल किया हुआ, यही जो है ना जितना भसड़ मचा रखा है इसी NB ने मचा रखा है। प्यारे बच्चे लोग देखिए, ये जो sp, ये जो नीचे वाला और sp1 वाला था, इसमें ये ऊपर है और देखिए इस ऑक्सीजन के लेवल से भी ऊपर है, ये देखिए ना इस ऑक्सीजन के लेवल से भी ऊपर है। तो होता ये है कि जब अगर बात आती है इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्ट करता है एंटी बॉन्डिंग की तरह। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी देखो इससे भी ज़्यादा है और इन दोनों में भी ज़्यादा है। तो चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए ये एक्ट करता है किसकी तरह, ये एक्ट करता है एंटी बॉन्डिंग की तरह, ठीक है। ये वाला किसकी तरह एक्ट करता है, एंटी बॉन्डिंग की तरह। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं प्यारे बच्चे लोग, तो क्या होता है, जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कायदे से तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, 6 - 0/2 = 3। ऐसा ही होना चाहिए ना, होना तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये बॉन्डिंग है और ये क्या हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग का तो कोई बात ही नहीं आता, तो कायदे से तो इसका 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाता है। आपको मैंने बताया अभी कि इसमें क्या होता है, इस NB में स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आता है। लेकिन कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग है नहीं जो डायरेक्टली हम घटा दें इसको। हम ऐसा नहीं करते कि 6 - 2 / 2, ऐसा नहीं कर सकते हम। ये एंटी बॉन्डिंग है नहीं, ये नॉन बॉन्डिंग ही है, लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा होने से इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी एंटी बॉन्डिंग की आ गई है। और थोड़ी प्रॉपर्टी एंटी बॉन्डिंग आने के कारण आप इलेक्ट्रॉन जो है जो आप निकाल रहे हैं, यानी कि आप 6 - 0 / 2 नहीं कर रहे हैं, 6 - 0 / 2 नहीं कर रहे हैं, 6 - समथिंग / 2 कर रहे हैं। सोचिए, रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। आप 6 - 0 / 2 नहीं कर रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ नेचर शो कर रहा है, कुछ एंटी बॉन्डिंग नेचर शो कर रहा है। यानी कि आप 6 में से 0 नहीं घटा रहे हैं, 6 में से कुछ घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल बात है, /2 कर रहे हैं। इसीलिए ये जो वैल्यू आता है ये 3 ना आके 2.6 आ जाता है। ये माना जाता है, ठीक है, कि आप जो कम कर रहे हैं 6 माइनस आप कर रहे हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 6.0, ये सॉरी 6.0 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, इसलिए 5.2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2.6 आ गया। जो आपका कुछ नहीं था, ये माना गया कि जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आ रही तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 में से क्या हो गया कि इस 2 में से आपको लगभग जो है इसका जो 40% पार्ट है वो एंटी बॉन्डिंग में चला गया। और 40% पार्ट एंटी बॉन्डिंग में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपको यहाँ पर क्या हो गया, वो 0.8 को हमने कम करना पड़ा कि 0.8 जो था, इस 2 में से 0.8 कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग में चला गया। समझ रहे हैं बात को, कि इस 2 में से 0.8 कहाँ चला गया, तो एंटी बॉन्डिंग में चला गया। क्योंकि इस 2 में से 0.8 अगर एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो आपको घटाना पड़ा, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.6। तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.6 आ गया। तो भाई साहब ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब एक काम करो, अब CO प्लस को देखने की कोशिश करो। CO तो आपने देख लिया, अब एक काम करो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल ही दो। तो आपको पता है जब आप एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे, जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बात थोड़ी बदल जाएगी। अब चीज़ें थोड़ी बदल जाएगी। देखो चीज़ें बदलेगी, क्या बदलेगी भाई, तो जो आपके पास यहां था, ठीक है, जो यहां था आपके पास, ठीक है, देखो जो आपके पास यहां ये था, ये वाला, ये था ना, ये था ना नॉन बॉन्डिंग, ये वाला, इसका एनर्जी थोड़ा घट जाता है। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लोगे आप तो ये नीचे आ जाएगा। अब आपके पास कैसा हो जाएगा, तब आपके पास ऐसा हो जाएगा। देखो अगर ये नीचे आ गया थोड़ा सा, एनर्जी घट गई इसकी, कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक निकाले, इसकी एनर्जी घट गई। अब घट गई तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना हो गया भाई, देखो तो 6 1 7, 7 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 3.5। ये देखो, तो अगर आप ये भी मानते हो कि इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 था, अगर आप यही मानते हो कि स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसको नॉन बॉन्डिंग को भी छोड़ के मान लो, जैसे मैंने 3 निकाल के दिखाया है ना, तो अगर मान लो प्रैक्टिकली, नॉट एक्सपेरिमेंटली, ये प्रैक्टिकली मतलब थियोरेटिकली अगर 3 भी मानते हो, तब भी इसका रियल जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3.5 आ जाता है। जबकि प्रैक्टिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर, जब आपने एक्सपेरिमेंटली देखा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.6 आ रहा था और उसका 3.5 था, तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए स्टेबिलिटी के फैक्टर पे CO से ज़्यादा CO प्लस स्टेबल होता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर आप 3 लिख सकते हैं थियोरेटिकली, और 2.6 लिख सकते हैं क्या आपको प्रैक्टिकली, या आपको कैलकुलेशन वाइज। जबकि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3.5। तो इस बात को ही समझना मुश्किल होता है लोगों के लिए कि इसका 3.5 बॉन्ड ऑर्डर कैसे आ सकता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि CO का बॉन्ड ऑर्डर ठीक है 3 मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 कैसे है, तो लोग इसी बात में परेशान रहते हैं।
तो ये रीजन मैंने आपको बताया ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो इसका एनर्जी का लेवल घट जाता है, घटने से ये बॉन्डिंग में आ गया और ये देखो अब ये बॉन्डिंग में आ गया। जैसे ही बॉन्डिंग में आ गया तो क्या किया, 7 - 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3.5 हो गया। तो इस तरह से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था वो क्या हो गया, आपको टोटल 3.5 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको CO और CO प्लस का, NO और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भी समझ में आया होगा। MOT ऑफ CO कैसा था, तो CO के लिए मैंने बोला था कि भाई साहब देखो कार्बन है, CO जो बात करते हैं CO में क्या था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। कार्बन में क्या होता है कि S और P में मिक्सिंग हो जाती थी, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, sp मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन में मिक्सिंग नहीं होती है, ऑक्सीजन में मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए इसका P अलग एक्ट करता है और S अलग एक्ट करता है, यानी कि S को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि sp मिक्सिंग की बात आती तो P का से S मिक्स हो जाता है। तो P में 2 पार्ट है, PX PY, तो दोनों 3 पार्ट है, PX PY PZ। तो PZ और S क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके S और P के सभी इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। आपको पता है ना, कार्बन में क्या होता है 2s2 2p2, यही होता है ना, जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है 2s2 2p4। तो आपको पता है इसका 2s इन्वॉल्व होता ही नहीं है मिक्सिंग में, इसलिए इसके 2s को हम बाहर रखते हैं, तो सिर्फ इस P के 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि S और P मिक्स कर जाते हैं, इसलिए हमें इसको और इसको, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सर S में जो CO का एग्जाम्पल आता है, मुझसे कई बार बच्चों ने पूछा कि सर अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं CO का, तो सर कार्बन में जो 2s2 2p2 है तो S को लेने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है क्योंकि वो S और P मिक्स हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि IIT JEE लेवल पे किसी भी टीचर को, स्टूडेंट्स को CO का जो MOT है वो नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि CO की MOT या तो वो गलत पढ़ाएंगे, उनको खुद नहीं पता होगा, और या तो फिर बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि sp मिक्सिंग किसी 11th 12th के बच्चे को समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैंने बोला कि अगर आपने कुछ पढ़ा भी हो sp का, आपको CO का कन्फिग्रेशन, तो आपने रॉन्ग पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो CO का कन्फिग्रेशन कैसा था भाई, मैंने आपको बताया था कि CO का जो कन्फिग्रेशन होगा, देखो ये कार्बन है तो कार्बन का ये हो गया P का 2 पार्ट, और sp मिक्स हो गए, तो sp मिक्स हो गए तो sp का एक पार्ट ये, sp का एक पार्ट ये, इसको हम बोल दो, इसको लिख दो sp1, इसको लिख दो sp2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया px और ये क्या हो गया py, है ना। चलिए, जब इधर था ऑक्सीजन है आपके पास, तो ऑक्सीजन अपने तीनों के साथ जुड़ेगा। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है ऑक्सीजन की हाई है, तो ऑक्सीजन अपने तीनों के साथ जुड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, px py और pz। और ऑक्सीजन का जो s है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का 2s है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन चूंकि बॉन्ड आपको एग्जांपल में आ रहा है तो उसको ऐसे करके लिख के छोड़ दो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। इसकी भी बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि जब px py है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखो px py, इसने क्या किया, इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया। जो ऊपर वाला S जो आपको sp2 है, ये sp2 वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, ये ऑर्बिटल है एक sp2 और sp ऑर्बिटल, जिसका नंबर दिया हमने 2। ये ऑर्बिटल है sp ऑर्बिटल, s और p को मिलाकर कोई एक ऑर्बिटल, जिसका नाम दिया हमने 1। ठीक है, तो ये तो कहाँ रह जाता है भाई, ये तो आपको रह जाएगा क्या, ये तो नॉन बॉन्डिंग के लेवल पे रह जाएगा। लेकिन ये जो sp1 है ये क्या होगा, तो ये आपको यहाँ भी आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, और ये आपको यहाँ भी जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसके हिसाब से आपके पास जो ये CO का कन्फिग्रेशन हो गया, आपके पास CO में टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस दो को छोड़ के आपके पास 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आप यहाँ देख लिया आपने कि भाई साहब यहाँ पर जो ये जो आपको ये है जो होमो है वो नॉन बॉन्डिंग में है। होमो क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग में है, जो होमो है वो नॉन बॉन्डिंग में, लेकिन नॉन बॉन्डिंग में होने के बावजूद वो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है उसका, क्योंकि उसका जो लेवल है, देखिए इन दोनों के जो नॉन बॉन्डिंग लेवल है, इसके लेवल से ये क्या हो गया ऊपर है, इसके लेवल से ये ऊपर है, इसलिए इसमें स्लाइट क्या हो गया, इसमें 40% नॉन आपको एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आता है और बाकी के नॉन बॉन्डिंग है। आप इस चीज़ को याद रखना कि 40% कैरेक्टर इसमें क्या आता है, आपको एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है, बाकी इसमें नॉन बॉन्डिंग का कैरेक्टर आता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे इसका याद कीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे कि सर नीचे देखिए, नीचे 6 और ऊपर में कितना घटाते थे हम, तो ऊपर में घटाते थे 0.8। ठीक है, क्योंकि आपको क्या हो गया, ये 40% इसमें क्या हो गया, इसका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो 40%, 2 का 40% क्या हो गया, 0.8 ही तो हुआ। 2 का 40% कितना हुआ, 0.8 ही तो हुआ। तो डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या आया था, 2.6 आया था क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन फिर मैंने आपको सिखाया कि जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यानी कि ये CO+ हो जाता है, जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और ये CO+ हो जाता है, वैसे ही इसका लेवल कहाँ आ जाता है,
अब ये उस लेवल पे नहीं रहता है, बल्कि ये अब नीचे लेवल पे आ जाता है, ये देखिए। और चूंकि ये नीचे लेवल पे आ गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी ये क्या हो गया, इसकी एनर्जी घट गई तो ये नीचे आ गया, और अगर एनर्जी नीचे आ गया तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो बॉन्डिंग बन चुका है, वो क्या बन गया, नॉन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग बन गया। तो क्या हो गया, टोटल बॉन्डिंग हो गया 7, एंटी बॉन्डिंग हो गया 0, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3.5। आज तक ज़्यादातर लड़कों के लिए ये रहस्य की बात बनी हुई है, अच्छे फैकल्टी के लिए ये नहीं समझ पाते कि भाई साहब CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 लाए कैसे। ये देखो ला के रख दिया है मैंने। लोग बता नहीं पाते किस तरह की CO का बॉन्ड ऑर्डर 2.6 आएगा कैसे वो 3 से वेरी करें। ये देखो मैंने वेरी करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए, आपको CO का बॉन्ड ऑर्डर, CO के बारे में तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, ये तो जस्ट रिवीजन था और कुछ नहीं था ये। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक है DCD मॉडल, ठीक है। हम लोग इसी में क्या करेंगे, DCD मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन वाले जो है MOT पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है DCD मॉडल। DCD मॉडल का फुल फॉर्म होता है डेवर्ट चैट डनकेंसन मॉडल, ठीक है। डेवर्ट चैट डनकेंसन मॉडल मैंने भी पहले भी पढ़ाया था OMC में, लेकिन उसको MOT के तौर पे नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहाँ मैं आपको MOT के तौर पे पढ़ा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो एक एग्जांपल उठाते हैं, DCD मॉडल होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चे लोग, ये जो CO का एग्जांपल जरा गौर से आपने देखा, ये जो CO है, अभी जो हमने CO बनाया, कैसे बनाया CO+ से हमें क्या लेना देना, हमें तो CO से मतलब है ना। ये देखिए ये है CO, यही है ना। तो CO का ये जो पोर्शन हुआ ये होता है होमो, यानी CO को जब भी इलेक्ट्रॉन देना होगा तो यहां से देगा। याद रखिएगा, कान में खोस लीजिए अच्छी तरह से कि CO को जब भी इलेक्ट्रॉन देना होगा तो वो सिग्मा sp से देगा, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं है, ये बस नन बॉन्डिंग है। ये नन बॉन्डिंग है, उसको याद रखना है कि आप इसको नन बॉन्डिंग sp बोलिए, कुछ लोग सिग्मा बोल देते हैं, लेकिन आप इसको बोलेंगे सर नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा। होमो की जब भी बात आएगी नन बॉन्डिंग याद रखिए। बार बार आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में ये सवाल कि CO का इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता था, आप उसको बोलना कि सर नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं sp वाले। ये लाइन बोलना, ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका लूमो कौन हुआ, तो फिर लूमो ये हुआ। और ये लूमो कौन है भाई, तो ये जैसे पाई था तो उसी तरह से ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये है लूमो। यानी कि CO को जब इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो इसमें लेगा, और देना होगा तो इसमें देगा। प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों ने थोड़ी बहुत OMC पढ़ी होगी। अगर आपने OMC पढ़ी होगी, मैं नहीं पढ़ा है बहुत डिटेल से, आप नहीं पढ़ी तो आप मेरी OMC पढ़िए, आप जाके YouTube पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब OMC आप पढ़ते हो वहाँ पर तो आपको दिखता है कि सर OMC में कुछ चीज़ें हैं, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि समझो बात को, कि OMC में ये सिखाया गया कि जो कार्बोनाइल होता है, ये मेटल है और ये CO है। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। ये मान लीजिए एक मेटल है और ये क्या हो गया, CO है। तो मेटल सबसे पहले CO को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, और CO क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है पहले, कि यहाँ पर पहले क्या होता है कि जो लिगेंड है, लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, और लेने के बाद मेटल क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। CO के एंटी बॉन्डिंग में CO देता है और फिर वापस क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये कार्बोनाइल में सबने पढ़ा होगा कि CO इलेक्ट्रॉन देता है और उसके बिहाफ पे क्या उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। उसी पे तो आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी म्यू, पढ़ा था ना आपने, ठीक है ना। चलिए तो अब इसके बिहाफ पे हम आगे यहाँ पर बढ़े कि DCD मॉडल की बात कर रहे हैं, डेवर्ट चैट डनकेंसन मॉडल की बात करें। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, शांत एकदम आराम से बैठिए, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, शांति से बैठेंगे तो ही सीख पाएंगे। उछल कूद करेंगे, शांत नहीं रहेंगे तो समझने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। एकदम शांत हो जाइए, रिलैक्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं DCD मॉडल में हमें पढ़ना क्या है। देखिए भाई साहब, DCD मॉडल में हमें करना क्या होता है, एक रहस्योद्घाटन करना होता है। देखिए आज मैंने सुबह अपने एक स्टूडेंट से बात की, एक मृत्युंजय स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने बात की तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा मृत्युंजय बताइए कि लोगों को MOT का कितना नॉलेज होता है, ठीक है, क्या MOT पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो मैंने पूछा कि भाई देखो MOT तो सब लोगों को पता होता, तो उसने बताया कि सर MOT सबको पता होता, लेकिन डाई एटॉमिक से आगे सब कुछ किसी को नहीं आता, ठीक है, सबके ऊपर से जाता है, ठीक है। और चूंकि MOT ऐसा टॉपिक है कि वो 12th क्लास से लेके MSc तक पूछता है, JRF तक पूछता है, उससे आगे भी आपको काम आता है। इसलिए MOT को समराइज वे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो बेसिक था वो तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, आज की क्लास बेसिक नहीं है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल CrCO6 की। अब यहाँ पर कौन सा रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा मिस्ट्री मैं सॉल्व करने वाला हूँ। प्यारे बच्चे लोग, आपने पढ़ रखा है MOT में कि आपको OMC में कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लौटाता है, ठीक है। आप बोलोगे सर एक ही एग्जाम्पल तो हम सीख नहीं पा रहे थे कि
जो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है उसी को तो हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। आप डबल बताने जा रहे हो कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है फिर मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है। हमने हाँ बिल्कुल, आप केमिस्ट्री बाय सिद्धांत के स्टूडेंट तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। देखिए CrCO6 को हमको बनाना है इसका DCD मॉडल, ठीक है, एक का देना एक का लेना। चलो ठीक है तो भाई सबसे पहली बात करते हैं क्रोमियम की, ठीक है। हमारे पास जो क्रोमियम है 24, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आर्गन 4s2 3d4। सीख लीजिए, कभी एग्जांपल अगर DCD मॉडल आप किसी के सामने किसी इंटरव्यू में अगर आप बता दिया ना बोर्ड पे तो आपका सिलेक्शन 100% ठप्पा लग जाएगा आप पे, ठीक है। देखिए 4s2 3d4, 4s2 3d4 को हम लिख सकते हैं भाई साहब, ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा 3d हमारा, देखो ये रहा 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। चलो देखो 3d4 1 2 3 4, ठीक है, 4s2 1 2। अब आप बोलोगे ठीक है सर आपके पास जो लिगेंड है CO, कौन सा लिगेंड है आपके पास, आपके पास लिगेंड है CO। अगर आपके पास, आपने BBT पढ़ा होगा ना, अगर CO लिगेंड है तो लिगेंड क्या होता है, स्ट्रांग है आपके पास। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो क्या करेगा, ये जो CO लिगेंड है ये इसको क्या करेगा, धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा, इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा और इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा। और फाइनली आपके पास आपके हाथ में क्या आएगा, तो आपके हाथ में ये आएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 4s और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको 4p आ गया। ये 3d, ये 4s और ये क्या हो गया 4p। यानी आपके पास एक ऑर्बिटल आपको खाली मिल गया। कौन सा ऑर्बिटल खाली मिल गया, प्यारे पे चलो ध्यान दीजिए, कौन सा ऑर्बिटल खाली मिल गया आपको, तो आपको ऑर्बिटल यहाँ खाली मिला कौन सा, देखो D2sp3। अब बोलोगे अच्छा सर यही तो ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, हमने बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल होगा, D2sp3 आपको मिल गया। अब आप उसमें भर भर के अपना किसको डालिए, अपना CO का इलेक्ट्रॉन को डालते जाइए, जितना मर्जी करे, जितना मर्जी क्या 6 ही डाल सकते हैं ना। तो चलो आपने बैकग्राउंड तो तैयार कर लिया कि सर CrCO6 की बात अगर हम करिए हमने, तो सर CrCO6 में हमने देख लिया सर कि ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं, तो क्या किया, क्रोमियम में H2D4 था, तो हमने क्या किया, CO के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड को मिला के धक्का मारा तो पता चला ये सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, D में चला गया। जो D4 था S2 था, अब वो क्या हो गया D6 हो चुका है। तो जैसे D6 हो गया अब आपके पास 2 ऑर्बिटल D में खाली, एक ऑर्बिटल S में खाली और एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल कहाँ है, P में खाली है। तो एक क्रोमियम और 6 क्या हो गया आपके पास, कार्बोनाइल है ना, एक क्रोमियम में 6 कार्बोनाइल है। चलिए रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एक क्रोमियम में 6 कार्बोनाइल है। देखो तो हम क्या करते हैं, क्रोमियम को यहाँ रखते हैं, हम इस साइड रखते हैं क्रोमियम को, इस साइड रखते हैं कार्बोनाइल को, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको किधर रखते हैं आप, वो आपकी खुद की मर्जी है। चलो तो क्रोमियम लेते हैं H2D4। आपके पास पता है कि H2D4 था, उसको हमने क्या किया है, D में 6 कर दिया है। हमने D में क्या किया है, हमने D में 6 कर दिया, ध्यान दीजिए, हमने D में क्या किया है, हमने D में 6 कर दिया। देखो हमने D में क्या कर दिया है, हमने किस में D में 6 किया है, तो 3D में हमने 6 कर दिया। देखो ध्यान दीजिए, हमने D में क्या किया है, हमने D में आपको 6 कर दिया। देखिए लेकिन जो खाली कौन बच गया फिर, तो हमारे पास खाली कौन बच गया भाई साहब, तो खाली बच गया हमारे पास कौन, ये S2 D2sp3। देखो D हो गया, अब D2sp3 हमारे पास खाली बच गया। देखो हमने 3 ऑर्बिटल तो भर दिए हैं लेकिन 6 ऑर्बिटल अभी नहीं भरे, 6 ऑर्बिटल हमारे पास D का खाली है। एकदम बच्चे लोग शांत रिलैक्स, तभी समझ में आएगा DCD मॉडल। मैंने क्या बोला कि 3D तो आप भर चुके हैं, 3D6 तो कर चुके हैं, लेकिन D2sp3 आपका खाली है अभी। आपके पास जो D2sp3 है प्यारे बच्चे लोग, वो D2sp3 अभी आपका क्या है, खाली है। देखिए ना, गिनिए D2sp3, देखो तो हुआ टोटल 6 है, यहाँ भी देखो 6 है। तो आपके पास D2sp3 खाली, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी तरह से खाली है। देखो हम इसमें CO का इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। चलिए तो चलो ये तो हो गया हमारे पास क्रोमियम की बात, ये तो क्रोमियम था। अब इधर CO की बात आ जाओ। CO में क्या है आपके पास, CO में 6 कौन है, CO में कौन इलेक्ट्रॉन देता है, याद कीजिए तो CO के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डिंग की जगह पे है। देखो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी अनपेयर्ड बोल रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन के सेट हैं जो कहां पर है, तो नॉन बॉन्डिंग की पोजीशन पे है, ठीक है, यहां पर है। इसको सिग्मा बोल सकते हो, सिग्मा स्टार बोलता है, नॉन बॉन्डिंग है, इसको डायरेक्ट लिखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट हैं। और बच्चे लोग ध्यान दीजिए, ये देगा यहां से और लेगा इन सब में। ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ से देगा। देखिए मैं बहुत डर रहा हूँ आपको पढ़ाने में कि आप पता नहीं किस तरह समझोगे। तो CO पे आ जाओ, CO देगा कहाँ से, तो CO के देने की बारी जब भी आएगी तो ये कहाँ से देगा, इसके पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेट है। देखो इसके पास क्या है, इसके पास 6 सेट है नॉन बॉन्डिंग के, 1 2
3, हालांकि देखो आप इसको साथ में दिखा, एक लाइन में दिखा सकते हो, डिफरेंट लाइन में दिखा सकते हो। इसका ये मतलब मत समझना कि मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी एनर्जी अधिक अलग अलग है। आप चाहो तो इनकी एनर्जी को एक साथ रख सकते हो, आप चाहो तो ऊपर नीचे करके रख सकते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बेटर है कि आप उसको एक साथ ही रखो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आप एनर्जी का लेवल अलग अलग कैसे कर दिए, ठीक है। आप लोग हो ना, बच्चे हो ना। चलो इस साइड में देखो तो आपके पास कितने हैं, आपके पास 6 साइड है, आपके पास 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 6 सेट है जो सभी सिमिलर एनर्जी के हैं। यहाँ पर आपके पास D2sp3, देखो ये भी सभी सिमिलर एनर्जी के हैं, D2sp3 1 2 3 4 5 6, और यहाँ D में 3 सेट हैं जो पहले से क्या है, भरे हुए हैं। लो देखो, ये क्रोमियम का 3D, ये क्रोमियम का D2sp3 खाली है, और CO के भी पास जो है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। इन चीज़ों को सीखना थोड़ा टफ है, बट आप सीख जाओगे क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो CO का जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग लेवल था वो यहाँ पर है, लेकिन CO लेगा किस में, CO लेगा किस में, तो लेने के लिए CO का ये वाला पोर्शन खाली है ना जी, π2px π2py, यानी कि अगर आपके पास 6 CO है तो आपके पास 12 लेवल होगा, आपके पास 12 लेवल होगा लेने के लिए। कितना लेवल होगा आपके पास 12 लेवल होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और कहाँ, इससे ऊपर, तो 12 लेवल है आपके पास। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे करके लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास 12 लेवल है। प्यारे बच्चों लोग, अब चलो शुरू करते हैं अपना MOT को। देखो अभी होगा क्या यहाँ पर कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो थे, 6 सेट थे, वो सभी इसमें चले जाएंगे। देखो वो सभी इसमें चले जाएंगे, जो 6 सेट था। अरे भाई साहब, प्यारे बच्चे लोग, कि आपके पास जो ये रहा क्रोमियम, और ये रहा CO 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 CO, ये CO, ये सभी CO क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं। और कहाँ इलेक्ट्रॉन डालते हैं प्यारे बच्चे लोग, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं कहाँ पर, इसके किस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में, यहाँ पर। ये देखो इसके जो है CO जो इलेक्ट्रॉन कहाँ डालते हैं, तो सारे CO इलेक्ट्रॉन डालते हैं। CO जितने इलेक्ट्रॉन डाले, एक मिनट रिलैक्स हो जाइए, ये CO था, तो CO के ये जितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये कहाँ डालते हैं, तो मेटल के D2sp3 में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, मेटल के D2sp3 में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। लेकिन ऐसे थोड़ी डाला जाएगा, MOT पढ़ रहे हैं ना, कोई केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं कि VBT, सिंपल सी बात पढ़ रहे हैं। आपको पता है कैसे बनाया जाएगा, तो आपको बनाया इस तरह जाएगा। देखो ये 6 है, तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों टर्म में बनेगा। देखो समझो बात को, 1 2 3 4 5 6, देखो तो 6 बना दिया आपने बॉन्डिंग। और अगर 6 बॉन्डिंग बनाए तो एंटी बॉन्डिंग कौन बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। देखो आपने 6 बॉन्डिंग बनाया, तो आपने 6 क्या बना दिए, 6 एंटी बॉन्डिंग बना दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम फिनिश हो गया कि आपने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपने लेने देने का काम किया। लेकिन ये जो बॉन्डिंग हो रही है, रिटर्निंग में जो बॉन्ड दिया जा रहा है, ये एक क्या बोले आपको, ये सेकेंडरी बॉन्ड है, इसमें एंटी बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें कोई भी एंटी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए जब इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, देखिए आप समझिए, ये CO का होमो था और ये क्रोमियम का क्या था, लूमो था। समझिए बात को, इसने क्या किया, CO के इलेक्ट्रॉन को उठा के D2sp3 में डाल दिया। तो आपको पता है जब भी बॉन्ड बनेगा तो ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो है ना। देखो तो 6 बॉन्ड बना है कि नहीं, देखो तो 6 बॉन्ड बना है, देखो तो बना है 6 बॉन्ड। लेकिन अब बारी है क्या, आपको मेटल के इलेक्ट्रॉन लौटाने की कार्बोनाइल को, क्योंकि यही होता है। अब बारी किसकी है कि मेटल लौटा दे कार्बोनाइल को। देखो तो ये कैसे होगा, तो मेटल लौटा दे कार्बोनाइल को। ये देखो इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ऑर्बिटल क्या है, 12। ऑर्बिटल कितना है, 12। तो अब यहाँ से डायरेक्टली आपको इस तरह दिखाना है कि ये जो है क्या किया, अपना 6 इलेक्ट्रॉन उन 12 ऑर्बिटल को दे दिया, यानी हर एक ऑर्बिटल को पार्शियल इलेक्ट्रॉन दिया, हर एक ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन दिया। जहां हर एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था, तभी जाके बॉन्ड बनता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सभी को 1 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां 12 ऑर्बिटल, और ये 12 कौन सा है, तो ये हो गया π*2px और π*2py, किसका, तो CO का। और दे कौन रहा है, क्रोमियम का 3D। तो देखो ये यहां से यहां क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है प्यारे बच्चे लोग, कि ये जो बॉन्ड बनता है CO और MO के क्रोमियम के बीच, जो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इन सभी बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो ठीक है,
हर एक क्या कर रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब ये इसको लौटा रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लौटाया जा रहा है 12 ऑर्बिटल को। इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड अब बनेगा वो बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे लोग, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब क्रोमियम को CO इलेक्ट्रॉन देगा तो कंप्लीट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कंप्लीट बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब क्रोमियम CO को लौटाएगा तो ये पार्शियल बॉन्ड बनेगा। देखिए, यही है आपका DCD मॉडल। आप किसी और पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, लेकिन एक एग्जांपल काफ़ी है इसको समझाने के लिए। आ रही बात समझ में कि आपने क्या किया? सबसे पहले लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया और फिर मेटल ने क्या किया? लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लौटाया। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से जो है आपका बॉन्ड बना। अब बोलोगे सर देखो ये तो क्या हो गया, ये सभी जितने भी बॉन्ड हैं इन सब का तो क्या हो गया, इनका तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है क्या? आप बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला से निकालो सर मुझे। ठीक है, देखो फॉर्मूला से आप निकालोगे तो क्या करोगे आप? यही करोगे ना, 12 माइनस 0/2 6। क्या 6 बॉन्ड ऑर्डर है? नहीं भैया, बॉन्ड भी तो 6 है, एटम भी तो 6 है बॉन्ड बनाने वाले। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 तो क्या 1 नहीं हो गया? नहीं समझ रहे बात को? आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 बॉन्डिंग है, 0 एंटी बॉन्डिंग है, तो 12 माइनस 0 कर दिए तो क्या हो गया आपको? तो 12 माइनस 0 की तो 12 डिवाइड बाय 2, तो आपके बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 6। लेकिन एटम भी तो 6 है, एटम भी तो आपके पास 6 है बॉन्ड बनाने वाले। तो सब में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका मतलब सभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 1 आया। तो ये तो वो बॉन्ड था जो कंप्लीट बॉन्ड बना, लेकिन एक और बॉन्ड बना है पार्शियल बॉन्ड, उसके लिए भी तो देखना होगा। तो अगर पार्शियल के लिए देखोगे आप, तो आप देखो कि आपके पास क्या हो गया, 6 माइनस 0, बॉन्डिंग माइनस 0, एंटी बॉन्डिंग 0 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपको? 2। तो 6 माइनस क्या हो गया, सॉरी 6 माइनस 0/2 बराबर 3। लेकिन कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट है? तो ये एटम में डिस्ट्रीब्यूट है कितने? 6 एटम के साथ डिस्ट्रीब्यूट। देखो 6 एटम के साथ 6 बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पार्शियल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया? तो वो आपको हाफ आया। यानी आप कह सकते हैं कि CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है। कितना होता है? CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 1.5 होता है। बोलिए, आपको बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको भी कंप्लीट समझ में आ गई होगी बात कि भाई साहब DCD मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना। आपको ये पता है कि भाई साहब देखो ये 3D है, ये D2sp3 है, D2sp3 यहाँ है, 3D यहाँ है, जबकि CO का क्या हो गया? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जबकि वो क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग वाला पोर्शन हो गया। तो ये अपने क्या करेगा? बॉन्डिंग अपने नॉन बॉन्डिंग से इसके इसमें दे देगा, तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ बॉन्डिंग और वहाँ क्या बना? एंटी बॉन्डिंग। लेकिन चूंकि सेकेंडरी बॉन्ड यहाँ बनता है, तो सेकेंडरी बॉन्ड में आप एंटी बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, आपको अलग से एंटी बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो कि बस को ऐसे दिखा दिए और आपने दिखाया कि भाई इस बॉन्ड के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, इस बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या हो गया? वह हाफ आया। तो टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर आया CrCO6 में 1.5 आया। आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यही है आपका DCD मॉडल। आई बात समझ में? चलिए, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ें और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर से आगे बढ़ के अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो MOT होती है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग MOT देखेंगे। अब हम लोग MOT के टफेस्ट पार्ट में आ चुके हैं प्यारे बच्चे लोग, लेकिन ये भी आपको बिल्कुल फूल की तरह ही आपको ईजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले के लेक्चर्स को बिना छोड़े देखा है, तो यहाँ भी आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। एकदम रिलैक्स हो जाइए, चिल मारिए, बैठिए, ठंडा पानी पीजिए। ठीक है, और रिलैक्स होकर बैठिए प्यारे बच्चे लोग। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं, मान लीजिए हम कहाँ से? ऑक्टाहेड्रल से। एक एग्जाम्पल उठाते हैं Ml6। ठीक है, क्या उठाया हमने? Ml6 उठाया। जब हम Ml6 उठाते तो आपको पता है Ml6 में एक मेटल है और 6 क्या हो गया आपके पास? लिगेंड हो गए। तो जो मेटल है आपके पास एक, उस मेटल की अगर बात करें तो मेटल में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। आपको पता है कि S ऐसा होता है, P ऐसा होता है, D ऐसा होता है। S है तो इक्वल चार्ज इक्वल साइड, सभी तरफ एक चार्ज है। इसका मतलब ये हो गया G रेड। P जो होता है P ऐसा नहीं, अगर इधर प्लस इस साइड माइनस होगा तो ये होता है अनजी रेड। और D फिर से क्या होगा? ये प्लस होगा तो ये भी प्लस और ये माइनस तो ये भी माइनस, इसलिए ये 1 सेकेंड क्या होता है? G रेड हो जाता है। तो S को जो लिखा जाता है
S को लिखा जाता है क्या, A1G, क्या लिखा जाता है, S को लिखा जाता है A1 और G फॉर जीरेड, U को लिखा जाता है T1 और फिर क्या हो गया U के लिए अनजीरेड। लेकिन D में दो पोर्शन है ना, D में तो दो पोर्शन है, एक हो गया dx² प्लस dz² और एक हो गया dxy चाहे dyxz और एक dyz। प्लस लिखना सही नहीं है, इसे लिखिए, ठीक है। तो आपके पास दो पोर्शन हो गए। तो जीरेड तो है डी, लेकिन इसमें दो पोर्शन हो गए। आपको पता है कि इस वाले पोर्शन को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम EG और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं T2G। तो इसका मतलब है कि जी में भी, इसमें डी में दो पोर्शन है, कौन, एक तो हो गया T2G और एक हो गया EG। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, यहाँ तक तो आप सभी को पता है, बचपन से आप सभी ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब जरा सोचिए कि इसमें आपके पास जो तीन एक्सिस होते हैं, ठीक है, आपके पास एक्सिस होते हैं तीन इस तरह से, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना। इस तरह से आप इसी तरह कंपाउंड बनाते हैं ना, एल 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 ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ये क्या हो गया भाई, एक हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक आपका वाई एक्सिस हो गया, एक आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। प्यारे बच्चे लोग देखिए, ये S जो है इसमें एक्सिस से बाहर जाने की बात ही नहीं आती है। P जो होता है वो भी PX PY PZ एक्सिस पे ही होता है और जो EG होता है ये भी क्या होता है, ये भी ऑन द एक्सिस ही होता है, यानी कि ये भी एक्सिस पर ही रहेगा। लेकिन ये जो T2G है ये बड़ा बदतमीज है, ये एक्सिस से बाहर भाग जाता है, यानी एक्सिस पर ना हो के एक्सिस के बीच होता है। जो T2G होता है पता है ना, DXY DXZ DYZ, ये एक्सिस पर तो नहीं होते, ये तो एक्सिस के कहाँ होते हैं, ये तो एक्सिस के बीच में होते हैं। चाहे DXY ले लीजिए, चाहे DXZ ले लीजिए, चाहे DYZ ले लीजिए। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके काम नहीं आने वाला है। ये पोर्शन ऑक्टाहेड्रल में आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया ओनली ऑन द एक्सिस। लेकिन T2G बोलता है कि भाई साहब मैं तो एक्सिस पे हूँ ही नहीं, मैं तो एक्सिस के बीच से आने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको इसको छांटना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको इसको कट करके चलना होगा, यानी कि आपको इसकी बात नहीं करनी होगी। तो आप किसको लेके चलेंगे भाई, तो आप लेके चलेंगे A1G को, आप लेके चलेंगे T1U को और आप लेके चलेंगे EG को, ठीक है। चलिए, तो ये तो मेटल की बात थी, ये तो क्या थी, ये तो मेटल की बात थी। और मेटल किससे बॉन्ड बनाएगा, तो मेटल बॉन्ड बनाएगा लिगेंड से। अब एक बात बताइए, जो ऑर्बिटल अगर यहाँ एक्सिस पर है तो वो उसके भी उसी पोर्शन को यूज करेगा ना, क्या सोचिए। अगर मेटल है, मेटल ऑन द एक्सिस, उसके पास और इलेक्ट्रॉन है, तो वो लिगेंड के साइड एक्सिस में कैसे डालेगा, वो तो उसके भी उसी टाइप के एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डालेगा ना। अगर आप बहुत एजुकेटेड है तो आपके दोस्त लोग भी जनरली एजुकेटेड ही तो होंगे, क्या है कि नहीं। सपोज करो कि आप केमिस्ट्री के फैकल्टी हो, कॉमर्स वालों से आपकी दोस्ती कैसे हो जाएगी, नहीं होगी, जनरली नहीं होगी। और घास चराने वाले मजदूर से दोस्ती, और हाँ ठीक है, पहले बचपन से दोस्ती बनी हो तो अलग बात है, लेकिन ये कहने का मतलब है कि लोग अपने टाइप के ही लोगों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे आप कोई कैपिटलाइजेशन की बात मत सोचिएगा, बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया केमिस्ट्री समझाने के लिए, ठीक है। बाकी मैं खुद बहुत डाउन टू अर्थ सोचता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ से बात को हम लोग लेके चलते हैं कि भाई साहब हमने क्या पढ़ना है, हमें ML6 देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें ML6 देखना है। ये रहा ML6। अगर ML6 की बात करें तो आपने बता दिया मैंने आपको कि आप देखो यहाँ क्या लोगे, आप यहाँ पर ले लो, आप यहाँ पर S ले लो। देखो क्या क्या लेना है आपको, तो आपको यहाँ पर S लेना है। लेकिन S से पहले आपको पता है कि अगर किसी कंपाउंड लेना है, मान लो 4S है तो 3D है और 4P है ना। इसका मतलब ये है कि 3D को अगर हम n-1 लिखेंगे, और से देखो 3D को अगर हम क्या लिखते हैं, n-1D लिखते हैं, तो 4S को भी हम NS लिखेंगे और 4P को भी हम क्या लिखेंगे, NP लिखेंगे। चलो वेरी गुड। तो ये रह गया हमारा कौन, n-1D नीचे, देखो n-1D नीचे। उसके बाद क्या हो गया भाई, उसके बाद ऊपर हो गया NS और उसके बाद कौन हो गया ऊपर, NP, ठीक है। देखो n-1D, NS और NP, ये किसके लिए ले रहे हैं, ये ले रहे हैं भाई साहब लिगेंड के लिए, सॉरी लिगेंड नहीं, ये ले रहे हैं मेटल के लिए। इस साइड किसको ले रहे हैं हम, इस साइड हम ले रहे हैं मेटल को, ठीक है, क्योंकि मेटल के पास n-1D है। अब आपको पता है कि n-1D में तो दो पोर्शन आ गए, n-1D में से दो पोर्शन आ गए भाई, तो कौन कौन, तो आप बोलोगे सर देखो बेईमानी मत करो सर, n-1D में आपके पास दो पोर्शन है। बोलिए कौन कौन, तो n-1D में आपके पास है सर कौन, एक आपको आ गया कौन, T2G, और एक कौन आ गया आपको, तो एक आपके पास आ गया EG। हम बोले बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है फिर आप SP को ऐसे क्यों लिखे हो, बिल्कुल मत लिखो। फिर आप उसको क्या लिख दो, S के बदले लिखो A1G और उसके बदले क्या लिख दो,
T1U। बोलिए, कुछ कुछ समझ में आ रही बात? दिल में उतर रहा है लेवल? भाई साहब देखो, ये N-1D, ये हो गया NS, ये हो गया NP, है ना? तो हम तो बस इसको ले रहे हैं अभी अपने हिसाब से। चलो देखो, है ना, ये हो गया आपके पास मेटल। देखो तो ये T2G और EG एक साथ हमने लिए, A1G और T1E। आपने CO का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो हमने इसी टाइप से बताया था, ठीक है। आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो T2G है वो किसी काम का नहीं है, T2G किसी काम का नहीं है, तो T2G आपको नॉन बॉन्डिंग लेवल पे रह जाएगा। T2G कुछ नहीं करने वाला, T2G कहाँ रह जाएगा? तो T2G आपको नॉन बॉन्डिंग लेवल पे रह जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये तो आपने मेटल ली, अब लिगेंड की बारी है। लिगेंड आपके पास कितने? 6 लिगेंड है आपके पास। लिगेंड कितने हैं आपके पास? 6 लिगेंड। अगर लिगेंड है तो लिगेंड में भी आपको अगर इससे बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने वाले भी तो आपको वहीं लेने होंगे ना। आपके पास लिगेंड में कितने हैं? लिगेंड 6 हैं आपके पास। चलो लिगेंड आपके पास कितने हो गए? 6 हो गए। 6 को चाहे तो आप ऐसे करके दिखा दो, ठीक है, या एक ही लिख दो, सिर्फ लिख सकते हो, या तो फिर 6 लिगेंड लिख दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार में क्या कर दो, 6 लिगेंड लिख दो और एक ऑर्बिटल दिखा दो कि हाँ भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास एक ही सेट होगा, एक लिगेंड के पास एक ही सेट इलेक्ट्रॉन होगा ना, लेकिन वो लेगा कहाँ? उसी ऑर्बिटल में जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। चलो इसका मतलब यहाँ भी कौन कौन है लिगेंड इसकी जगह पे? तो यहाँ भी आपको A1G है, T1U है और क्या हो गया? EG है। देखो आप समझ सकते हैं कि एक लिगेंड के पास क्या होगा? देखो A1G यानी S, T1U यानी P और EG यानी क्या हो गया आपको? तो PEG मतलब वो 2 वाला D, ठीक है, dx² y² और dz²। तो चलो आप तो सब कुछ ले ही चुके हो, अब चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सबसे पहले यहाँ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कीजिए। देखो ये जो EG है, ठीक है, और एक A1G है, देखो S वाला। S सबसे पहले बॉन्ड बनाएगा और S का जो बॉन्ड होगा वो सबसे नीचे जाएगा। S जो होगा वो सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके पास तो सब कुछ है, देखो S भी है, P भी है, देखो S P D सब है। तो ये इसने एक बॉन्ड बनाया। अगर यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा तो आपको भी ऊपर एक बॉन्ड इस तरह से बना देना है, देखो, ठीक है। ये कौन बनाया? ये A1G वाला बनाया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं A1G और यहाँ क्या लिखोगे आपको? A1G स्टार, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब इसकी बारी है कौन? T2G। T2G बोला कि भाई साहब देखो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, हमको माफ़ कर दो, हमको ऐसे ही छोड़ दो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने भाई तुमको जा तो तुम वैसे भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम क्या हो भाई? ऑन द एक्सिस नहीं हो, तुम क्या हो? साइड टू द एक्सिस हो, ऑन द एक्सिस नहीं हो तुम, इसलिए तुम्हारी बात नहीं की जाएगी। आप इसका इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं, पता नहीं कौन सा हम Ml6 ले रहे हैं ना, कोई भी एटम हो सकता है, तो आपके पास 3 छोड़ दोगे। अब बारी आएगी किसकी? EG की। किसकी बारी आ गई? EG की बारी आ गई। तो जैसी EG की बारी, EG के पास क्या हो गया? EG के पास 2 ऑर्बिटल होंगे ना, सोचो EG के पास कितने ऑर्बिटल होंगे? तो EG मतलब 2, तो वो 2 जाएगा तो उसके भी EG वाले पोर्शन से क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। देखो ये देखो, इसकी इस वाले पोर्शन से बॉन्ड बना लिया। अगर यहाँ बॉन्डिंग बनाया है तो यहाँ तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा ना। देखो अगर बॉन्डिंग बना तो क्या बना? एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और अब बारी किसकी आ गई? तो बारी आ गई T1U की। किसकी बारी आ गई? तब बारी आ गई T1U की। ये T1U क्या हो गया भाई? तो ये जो T1U है, T1U का मतलब क्या होता है? तो T1U का मतलब P। तो अगर P है तो ये यहाँ बॉन्ड बना देगा आराम से, ये देखो। और अगर ऊपर बनाया है तो यहाँ भी बना देगा इस तरह से, ये लो। चलिए तो इन ऑर्बिटल को नाम लिखते हैं, इन ऑर्बिटल्स का। देखो आपको ये A1G है, आपको पता है कि ये 2 है, तो कौन सा है भाई? ये EG और ये भी EG ही है, पाई, लेकिन पाई है, पाई EG, पाई EG। पाई का मतलब यहाँ पर एक d² y² होगा और एक dz² होगा, तो यहाँ भी तो पाई स्टार ही होगा ना। देखो ये भी तो क्या होगा? ये भी तो पाई स्टार ही होगा। चलो अब पाई स्टार लिखो, चाहे क्या लिख दो आप? EG स्टार लिख दो, ठीक है। आप पाई स्टार लिखो भाई साहब, आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहो कर सकते हो। आप पाई स्टार लिखो चाहे EG स्टार लिखो, ठीक है, लिख सकते हो EG स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे EG है तो ऊपर EG स्टार हो जाएगा, बस EG स्टार मतलब पाई है यहाँ पर। ये वाला क्या हो गया? देखो ये A1G था तो ये क्या हो जाएगा? A1G का स्टार। और ऊपर क्या हो गया? ये वाला, तो ये वाला हो गया कौन आपको? ये T1U था, देखो ये नीचे था, T1U था, T1U। तो यहाँ भी क्या हो गया? T1U का स्टार, T1U का स्टार, T1U का स्टार। लो बताइए, तो इस तरह से आपने क्या किया? आपने पूरा अपना कंपाउंड बना लिया। अब कोई एग्जांपल उठा के देखते हैं, ठीक है, कोई एग्जांपल उठा दो। जैसे कि हम उठा लेते हैं, जैसे FeNH3 6 Cl3, ठीक है, FeNH3 6 Cl3 लेते हैं हम लोग।
तो भाई साहब अगर FeNH3 तो सबसे पहले इसकी चिंता कीजिए, सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग की चिंता कीजिए, उसके बाद किसी की बात कीजिएगा। जब नॉन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो Fe पे +3 आएगा, यानी S2S0D5 होगा। सोचिए लेकिन लिखने क्या, तो तेज बच्चे हैं आप लोग। Fe3+ का मतलब क्या हो गया, S0D5 हुआ। D5 हुआ तो क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3, वो पीछे धक्का दे देगा। तो जब धक्का दे देगा तो D में कितने चले जाएंगे, D में 5 होंगे, वो 3 में चले जाएंगे। अरे भाई साहब प्यारे बच्चे लोग, ये जो D5 है इस तरह से ये था ना, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को धक्का मारेगा तो क्या आप कहाँ पहुँच जाएगा, ये सब यहाँ पहुँच जाएगा ना। इसका मतलब ये पाँचों के पाँचों यहाँ होंगे, ठीक है। ये पाँचों कहाँ होंगे, ये पाँचों यहाँ होंगे। और अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास बाकी के जो इलेक्ट्रॉन भर दो आप इसको, कहाँ भरो, देखो S में इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, फिर P में इलेक्ट्रॉन भरोगे इस तरह से, P नहीं मतलब Eg, ये Eg वाला पोर्शन है, फिर ये P है। अरे भाई साहब लिखते हो ना D2sp3, तो ये देखो S भरे, भर दिए, D2 भरे, भर दिए, P भरे, बिल्कुल भर दिए, D2sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अब क्या कहानी शुरू हुई है भाई, तो इस वाले T2G और इस Eg के बीच जो गैप है, इस T2G और Eg के बीच जो गैप आ गया, देखो Eg स्टार के बीच, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया डेल्टा, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, ये डेल्टा। ख्याल इसमें छोड़िए, इसमें कहाँ उतना जाना, हम लोग कोऑर्डिनेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं। आपको MOT पढ़ाना मेरा टारगेट था, वो मैंने पढ़ाया, ठीक है। आप एक बार दोबारा से इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पूरी की पूरी चीज़ मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स। Ml6, इस साइड ले लीजिए मेटल, इस साइड ले लीजिए लिगेंड। कितना लिगेंड है भाई, 6 लिगेंड है। आप चाहो तो 6 लिगेंड के बदले 6 दिखा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सिंबॉलिक है बस ये सब, ठीक है। और ये रहा इधर मेटल वाला पोर्शन। मेटल के पास क्या हो गया, तो मेटल के पास आपको पता है कि मेटल के पास आपके पास यहाँ S है, तो S को क्या लिखते हैं, A1G, क्या लिखते हैं, A1G। इसके पास P भी है, क्या है, इसके पास P भी है, तो P को कैसे लिखेंगे भाई, तो P को लिखेंगे T1U। इसके पास D भी है, तो D में 2 पोर्शन है। D में कितने पोर्शन, D में 2 पोर्शन है, कौन कौन, तो एक हो गया आपको Eg, जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी कम है इसकी। और एक कौन हो गया, एक हो गया आपके पास T2G, जो किस फॉर्मेट में रहता है, तो इसके पास क्या हो गया, ये हमेशा नॉन बॉन्डिंग के फॉर्मेट रहता है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, आवारा है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, शुरू करते हैं। सबसे पहले S की बात करते हैं। S सिमेट्रिकल होता है, इससे सबसे नीचे आ जाएगा, ये देखो S आ गया सबसे नीचे, ठीक है, नीचे। इसको यहाँ तक लेके आओ। ये भी लोग सवाल पूछते हैं कि S को सबसे नीचे क्यों आया, क्योंकि S सबसे सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। T2G बोला हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बोले ठीक है मत जाओ, रह जाओ यहीं पर, ये यही रह गया, ठीक है। Eg बोला कि भाई साहब देखो S तो सबसे नीचे चला गया था, अब हमें 2 बॉन्ड बनाना है, बनाने 2 बॉन्ड, बोले ठीक है बनाओ। कौन रोका है आपको, इसने 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है, इसने 2 बॉन्ड बना लिया। अगर यहाँ ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो ये ऊपर भी तो बनाएगा, तो ये इसने ऊपर बना लिया, यहाँ पर देखो। अब T1 ये गुस्सा करने लगा कि भाई मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, बोले नहीं भाई इज्जत है तुम्हारी, ठीक है, तुम भी बना लो अपना बॉन्ड। ये देखो ये यहाँ, तो इसने अब यहाँ बॉन्ड बना लिया अंदर की तरफ। अरे भाई साहब S, ठीक है, D2sp3 होता है ना, तो D2 तो यहाँ हो गया, तो ये D2 तो यहाँ पर रहेगा, ये S और ये क्या हो गया, P हो गया, तो यहाँ पर P। चलो इसको यहाँ लगाना अच्छी बात नहीं है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं ताकि अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये लो हो गया। अब आपको पता है कि D में जितना भी पीछे धक्का दोगे तुम पहुंचाओगे, वो सबको यहाँ लिख देना। अरे भाई साहब बात समझो ना, D में तो जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड धक्का मार के D के इलेक्ट्रॉन को पीछे पहुंचाएगा, D3 में जो पहुंचाएगा DXY DZ YZ उसको यहाँ लिख देना, काम खत्म, बाकी को नीचे भर दो, हो तो गया, यही तो है। हाँ अब आपको, अब हाँ इसका नाम याद रखना जरूरी होता है, लोग यही मिस कर जाते हैं, लोग इन्हीं चीज़ों में मिस कर जाते हैं। कैसे मिस करोगे भाई, मिस नहीं करना है पहले। सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या हो गया, आपको S लिखना होगा। S को क्या लिखोगे, A1U, सॉरी A1U नहीं A1G, G रेड होता है, उसके ऊपर P होता है, तो T1 क्या U, उसके नीचे D होता है, लेकिन D का ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये 3 वाला पोर्शन, तो T2G। और ये कौन सा पोर्शन जो बॉन्ड बना रहे थे, ये हो गया Eg, हो तो गया। और यहाँ पर कौन कौन है भाई, यहाँ भी तो अगर वहाँ A1 को बॉन्ड बनाना था, यहाँ भी तो A1 यूज होगा, अगर यहाँ T1 यूज रहा तो यहाँ भी तो T1 होगा, T1U क्या A1G T1U। और यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा Eg, क्या T2G को यहाँ लिख सकते हैं, क्या T2G यहाँ पे होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि T2G अब एक्सिस पे है ही नहीं। तो बॉन्ड बनाने के लिए तो हम एक्सिस का यूज करेंगे, जबरदस्ती टेढ़ा मेरा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए एक्सिस का यूज करेंगे। तो अगर इधर एक्सिस वाला लिया तो उधर भी तो एक्सिस वाले ही लेंगे ना। T2G तो नॉन बॉन्डिंग रह गया, उधर होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब आपको कोई भी कंपाउंड है, जैसे देखो
अब इसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कुछ भी चेक करना, आपको याद है जब बचपन में बच्चे थे 11 12 में, वहाँ पर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बहुत बच्चे तरीके से चेक करते थे, है ना। D2sp3 का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर देते थे, बढ़ के गिन लेते थे, चेक कर लेते थे, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, लो स्पिन, ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, यहाँ मत करना, ठीक है, यहाँ उस गधे वाले तरीके से मत करना। आप लोग 11 12 के बच्चे नहीं, यहाँ पर कैसे करना, देखो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपको, FeCN होल 6 K2 FeCN होल 4, ठीक है, K2 FeCN होल 6 है, नहीं K2 नहीं K4 FeCN होल 6 है। अब K4 FeCN होल 6 है तो Fe पे क्या हो गया, Fe पे +2 आ गया, +2 हो गया तो D6 हुआ, D6 हुआ तो भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, सबको धक्का मार के पीछे पहुंचा देगा। कहाँ चला गया सारा का सारा। प्यारे बच्चे लोग, आप नहीं सीखेंगे तो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पीछे धक्का मार के पहुंचा दिया। आप 6 का 6 यहाँ, जैसे 6 की 6 गोलियां आप यहाँ पर उतार देना। अब बोलना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पता चलेगा D2sp3 भर दो, ये लो D2, दोनों D भर गया, sp3 ये लो। अब समझाओ सामने वाले को डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, सामने वाले की होश ना उड़ जाए ना, तो बताएगा कि जिस एमओटी से बच्चे भागते हैं, जिस एमओटी से लोग डरते हैं, उस एमओटी को आप लोग खिलवाड़ बना दिए। उस एमओटी पे आप लोग डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, आपको मैं बताऊं पूरे इंडिया में शायद 0.01% बच्चे होंगे ना जो इस पे डायग्राम बना के किसी को डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दिखाएं। पता है लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दिखाते हैं। ये वाले एग्जांपल में लोग D2sp3 लिखते हैं, D2sp3 लोग ऐसे लिखेंगे, D ऐसे बच्चों वाला तरीके से, D ये S ये P, जो बुतरू वाला तरीका होता है ना, फिर D, याद है ना 12 से आप लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं। पहले आप D को यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ से D2 लेंगे, फिर यहाँ से S लेंगे, यहाँ से P लेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बदले वीक लिगेंड सबको यहाँ छोड़ के फिर आप क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे। ये सब चीज़ किए हैं कि नहीं, खूब किए होंगे आप लोग, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप किए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने किया होगा। लेकिन इस मेथड से आप यहाँ पर ट्राई मत करो। अब आप सीनियर हो, प्रोफेसर की इक्विवेलेंट हो, अब आप कोई स्टूडेंट नहीं हो जो आप ये सब काम करोगे, ठीक है। तो चलो ये यहाँ पर रह गया, ठीक है। आप बोलोगे सर एक बात बताइए सर, अगर ऐसा हो गया कि एक वीक लिगेंड आ गया, अगर आप बोलोगे ठीक है सर, आपने ये जो बताया अपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का तरीका बताया कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या किया, धक्का मार के सबको क्या कर दिया, DT2G में पैक कर दिया। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाता कि हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बदले वीक लिगेंड लेके आ गए, जैसे कि ये वाला ले लो सर, जैसे कि K4 FeCl6, सर अब क्या किया जाए सर, क्योंकि अब तो Cl को धक्का मार के पीछे पहुंचाएगा नहीं, तब क्या करेंगे। हमने हाँ, इस केस में वो पांचों का पांचों नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा। क्या समझे, इस केस में D पे प्रेजेंट पांचों के पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेटेड एंड नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे। उन सब को आपको ऐसे ही हटा देना है, उसको यूज ही नहीं करना है, क्योंकि आप गए ही नहीं ना, आप तो गए ही नहीं पीछे बॉन्ड बनाने के लिए। आप समझो बात को, जब इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2 आएगा, sp3d2 आएगा। और अगर D आगे चला गया तो फिर आगे वाले D में फिर D3 जो dxy dxz dz, उसकी जगह कहाँ बची, उसमें कोई है कहाँ, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन भरा, देखो एग्जांपल समझो, जैसे कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, कौन, K4 FeCl6, आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। भाई साहब ये तो ऐसे है आपका Fe, ये देखो देखिए, कुछ भी कंफ्यूजन मत रहने दीजिए। आपको पता है Fe में क्या हो गया, Fe पे 6 होते हैं, D में S होता है और यहाँ पे खाली होता है। आपने क्या किया, Fe+2 आया, देखो गौर से देखो यहाँ Fe+2, अगर Fe+2 है तो ये दोनों तो गायब हो गया, ये दोनों गायब हो गया। तो हमने क्या किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएंगे, पीछे धक्का मारने की बात ही नहीं रही, क्योंकि Cl में इतनी पावर ही नहीं है कि वो क्या कर सके, वो इसको धक्का मार के पीछे पहुँचा सके। देखो sp3d2, अगर sp3d2 हो गया तो फिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, तो यूजलेस हो गया है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, फिर आप बोलेंगे भाई साहब जाओ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। और अगर इसकी ज़रूरत अब यहाँ पर अब क्या ज़रूरत रह गई इसकी, तो भाई साहब अब जो आपके पास जो आपने D यूज़ किया है, जो आपने यहाँ पर Eg यूज़ किया है, वो Eg अब आपको n-1 का नहीं है, वो सब n का ही है। वो सब क्या हो गया, वो सब आपको n का ही हो गया।
ठीक है, समझिए बात को कि अब आपने क्या किया, अब आपने n वाला पोर्शन को क्या किया, यूज किया है। तो जब आप n वाले पोर्शन को यूज करोगे तो n का जो वो पोर्शन होगा, क्या n का eg तो आपने ले लिया, लेकिन n का जो T2g पोर्शन बच गया, अब वो यहां खाली खाली बच गया। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स। अब आपके लिए होमोलुमो कौन हो गया, कौन हो गया होमोलुमो, वीक वाले में। अब प्यारे बच्चा पार्टी लोग, अब आपका होमो ये हुआ और लूमो ये हुआ। समझिए बात को, आपका होमो ये और लूमो ये, क्या समझे? अरे भाई साहब ध्यान दो, ये जो पोर्शन था मेरा बच्चा लोग, ये जो पोर्शन है आपने इसका एस यूज किया, पी यूज किया। देखो एस को बोलेंगे हम लोग क्या, एस को बोलेंगे A1G, पी को बोलेंगे T1U, और ये जो दो आपने यूज किया इसको बोला हमने EG, लेकिन ये भी n वाला ही है। लेकिन प्यारे बच्चे लोग, ये जो 3 ऑर्बिटल इधर चौथा हो गया है, ये जो 3 ऑर्बिटल जो खाली बच गया, जो आपका T2G है, उसको क्या करोगे, उसका क्या किया जाए? तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप यहां लिखना पड़ेगा आपको T2G को। और अब ये क्या बन चुका है आपका, अब आपका ये बन चुका है लूमो, और ये क्या है आपका होमो। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जबकि थोड़ी देर पहले जो हमने किया था, क्या किया था थोड़ी देर पहले, देखो, अरे यार ये देखो, थोड़ी देर पहले हमने क्या कर रहा था, ये जो था यहां पर होमो ये था और लूमो ये था। समझो बात को प्यारे बच्चे लोग, समझ में आ रही बात कि होमो ये था और लूमो ये था। होमो और लूमो किसके किसके बीच था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो होमो था T2G, और क्या आपको EG स्टार के बीच जो था वो था आपको कौन, डेल्टा, यानी ये होमो और ये क्या था आपको लूमो। जबकि अभी जो मैंने आपको बताया, अभी जो एग्जांपल लो इसका क्या आपको वीक वाले का, तो वीक वाले में क्या देखा आपने कि इसमें जो T2G है वो अंदर वाला नहीं है, वो बाहर वाला है। अब आपका होमो कौन हो गया, अब आपका होमो हो गया ये, कौन होमो, कौन सा हो गया आपका, तो होमो हो गया ये आपको T1U, कौन हो गया T1U, और लूमो कौन हो गया, तो T2G। देखो, और अब इसके बीच जो गैप होगा उसको कहा जाएगा डेल्टा, जबकि थोड़ी देर पहले इसके और इसके बीच में जो गैप था उसको कहा जाता था डेल्टा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। एक ही साथ में इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इससे आगे अगर मैंने पढ़ा दिया तो आप उलझ जाओगे। बेटर होगा कि अब आप जो है ऑक्टाहेड्रल आपने पढ़ लिया, मैंने सारी बात बता दी, अब टेट्राहेड्रल पे जाके खुद से वर्क करो, ठीक है। टेट्राहेड्रल को खुद से जाके एक बार देखो तो वो फॉर बेटर होगा। आप जो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ। अब आप किसी को भी भरना चाहो भरो ना, जिसको मन करे उसको भरो। अब आप बोलोगे सर रुकिए सर, हड़बड़ाइए मत, हम आप एक एग्जाम्पल दीजिए। हमने कौन सा एग्जाम्पल भाई, सर आप लीजिए ना सर, कोई वीक वाला एग्जाम्पल लीजिए। हम लोग कोई वीक वाला एग्जाम्पल लेगा तो यहाँ ले लो। तो सर उसका जो पीछे वाला डी हुआ भूल जाओ वो तो भूल जाओ। जब आप ऊपर जा रहे हो तो वो तो डी यहाँ पर होगा, नीचे होगा, तो वो आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो फिर आप उससे मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई दोस्त है या कोई दोस्ती ने, ठीक है, 5-10 साल पहले 2-4 साल पहले उससे अपनी दोस्ती टूट गई, ठीक है। अब आप सच्चे अच्छे इंसान हो तो आप उससे मतलब नहीं रखोगे, बेवकूफ़ होगे तो आप जो है जैसे गोबर में लिपटता रहता है लोग, उससे लिपटे रहोगे, आगे की लाइफ भी खराब करोगे। तो जो छूट गया उसको छोड़ दो, है ना, जो छूट चुका है उसको छोड़ दो, क्यों उसको पकड़ के रखना। जो डी पहले था, जो डी 3D में था और आप बॉन्डिंग बना रहे हैं 4 में, 4s 4p 4d में, उसके बारे में क्यों सोचना। तो आप 4s को यूज करो A1G, 4p को यूज करो T1U, फिर आप जो 4d है उसमें 2 पोर्शन थे, कौन कौन, dx स्क्वायर y स्क्वायर, उसको यूज करना है तो क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा EG। और दूसरा कौन सा था, जो 3 पोर्शन खाली रह गया वो तो खाली है, देखो, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको T2G, इसको छोड़ दो ऐसे ही। तो अब आपका ये रहा होमो और ये रहा लूमो, यानी होमो रहा बॉन्डिंग और लूमो रहा नॉन बॉन्डिंग। जबकि स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, होमो होता है कौन आपको नॉन बॉन्डिंग, और लूमो कौन होता है आपको एंटी बॉन्डिंग। प्यारे बच्चे लोग, ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, और इसके साथ में ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी आपको पता होना चाहिए, T1 A1G T1U, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए अगर T2G यहाँ लिखते हैं लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखते हैं। पता है बच्चों, मैं एक दिल का दर्द बताता हूँ, ठीक है ना। सारे बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम होती है, वो सब इसको लेके प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो सब इसको लेके प्रॉब्लम फंसते हैं। यहाँ पर ये यहाँ कहाँ से आया, बाकी में अगर वो स्ट्रगल कर भी ले बेचारे तो उसको ये नहीं समझ में आता कि इसको कैसे लिख दिया गया, ये क्यों आया,
मैं ना कॉमन बात बता रहा हूँ कि सब इसी चीज़ को लेके फंसते हैं कि ये कहाँ से आया, लेकिन क्या आपको समझ में आया कि ये कहाँ से आया? अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए और इतनी मेहनत करके और अच्छे लेक्चर्स बनाऊँ, ठीक है। तो आपने रिलैक्स होकर इस चीज़ को समझा, जितना एग्जाम्पल भरना है भरिए, ठीक है। वीक होगा तो यहाँ से भरना स्टार्ट कीजिए, डी को भूल जाइए, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सबसे पहले जो पीछे वाला निकालें उसको आप पहला यहाँ बढ़िए, फिर आप नीचे से D2SP3 उसको बढ़ते चले, यहाँ पर S, यहाँ D2, यहाँ P, ठीक है। आप इसको इस तरह से बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सीक्वेंस को जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस ऐसे ही लिखा जाए, हाँ S सबसे नीचे होगा, इसी बात को याद रखिएगा। बाकी ये दोनों अगर ऊपर नीचे भी हो गया तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बाकी ऊपर नीचे क्यों होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, बाय। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant.